लिखो solubility of a springly soluble salt and solubility product देखो आयनिक प्रक्रिया में अगर एक क्वेश्चन आएगा ना, आयनिक प्रक्रिया में अगर एक क्वेश्चन आएगा तो यही टॉपिक से आएगा। अगर दो क्वेश्चन आएगा तो इसी भी आएगा, बफर से भी आएगा, साल्ट डायलिसिस से भी आ सकता है, या स्ट्रॉन्ग एसिड लगे। एक ही क्वेश्चन आएगा तो वो इसी से आएगा और किसी से नहीं, क्योंकि इसका ग्रुप थ्योरी होता है, इसलिए खुद पूछता है ये क्वेश्चन। तो लिखो, क्या लिखा आपने? देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ऑलरेडी हैव इन्फॉर्म यू द सॉल्ट्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सॉल्ट्स को इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्ट ऑफ द वीक एसिड वीक बेस, अगर मान लो कि आपके पास वीक एसिड वीक बेस का भी सॉल्ट होगा, अगर उसको वाटर में दोगे तो 100% आयनाइजेशन होता है। मतलब सॉल्ट जब भी हम लोग मिलता है तो वो क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। ये हमेशा दिमाग में लेके चलना। कुछ ऐसा भी होता है जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, जैसे AgCl में क्या होता है, मोर कोवलेंट कैरेक्टर, AgBr में क्या होता है, मोर कोवलेंट कैरेक्टर। सॉल्ट में अगर ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर आप बिल्डअप कर दोगे तो कंपाउंड वो सॉल्ट क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा सोडियम क्लोराइड में अगर AgNO3 को मिक्स करोगे तो AgCl का क्या बोलते हो, प्रेसिपिटेशन। जैसे बेरियम क्लोराइड के सॉल्ट्स में अगर H2SO4 आप मिक्स करोगे तो बेरियम सल्फेट का क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। तो प्रेसिपिटेशन जो होता है उसका बहुत स्मॉल क्वांटिटी ही आपका डिजॉल्व होगा कहाँ पे, एक सॉल्यूशन में। तो उसी को बोलते हैं हम लोग स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। अगर आपको कोई बोलेगा सॉल्ट, तो सॉल्ट बोलना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। सॉल्ट्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो कौन सा सॉल्ट आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होगा, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो भाई स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्वेटिव प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम लोग। और जब सॉल्वेटिव प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो ये कहाँ पे देखेंगे आप, इक्विलिब्रियम स्टेट में। और इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब होगा यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होगा यहाँ पे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो KSP का जब भी एक्सप्रेशन होता है तो किसमें होता है, आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। आप हमेशा याद रखना कि यहाँ पे आपने वाटर लिया, इसमें वाटर मान लो कि 1 लीटर है, तो जितना भी आप कंपाउंड लोगे उसका एक सॉल्युबिलिटी होता है। मतलब कि 100 ml में आप कितना ग्राम को डिसॉल्व करोगे उसको क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। अगर मान लो यहाँ पे 1 लीटर वाटर लिए, स्पून से अगर आप सॉल्ट दोगे तो डेफिनेटली 1 स्पून दोगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, 2 स्पून दोगे तो और भी डिसॉल्व हो जाएगा। अल्टीमेटली मे बी आपका आफ्टर द 6-7 स्पून देने के बाद, मान लो कि जैसे आपने सॉल्ट देखा सॉल्ट नीचे में आपका एज ए प्रेसिपिटेट है, आपका डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड। मैक्सिमम जितना एबिलिटी था उतना डिसॉल्व हो गया, फर्दर उसमें सॉल्वेट क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। फिर आप क्या करोगे, इसी को अगर हीट दे दोगे, हीट कर दोगे, तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जनरली इंक्रीज होता है। तो और जो भी अनडिजॉल्व सॉल्ट था वो भी क्या हो जाएगा, आपका डिजॉल्व हो जाएगा। तो फिर आपका सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये सब सॉल्यूशन जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे 3 टाइप का सॉल्यूशन होता है, एक होता है अनसैचुरेटेड, एक होता है आपका सैचुरेटेड, एक होता है आपका सुपर सैचुरेटेड। एक क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड का मतलब होता है कि सॉल्यूशन हैविंग द डिजॉल्व सॉल्ट मोर देन द सॉल्युबिलिटी। मतलब जितना उसका एबिलिटी था उससे ज्यादा सॉल्ट को डिजॉल्व करके रखा है। तो वहां पे जैसे कूलिंग करोगे तो क्या होगा, सॉल्टिंग आउट होता है। सॉल्टिंग आउट का मतलब क्या होगा, प्रेसिपिटेशन। कर लेंगे। तो यहाँ पे किसके लिए पढ़ोगे, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। तो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कौन होगा, AgCl, सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर ऑक्जेलेट लिया आपने, लेड आयोडाइड लिया आपने, मर्क्यूरी क्लोराइड लिया आपने। ये सब क्या होता है, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है, स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे क्या पढ़ोगे आप, सॉल्वेटिव प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम। तो क्या होता है देखो, AgCl को अगर वाटर में डिजॉल्व करोगे तो बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ही उसका डिजॉल्व होगा Ag+ में, और किस में जाएगा, Cl-H+ में। अब देखो इतना स्मॉल फ्रैक्शन डिजॉल्व हो गया, इतना स्मॉल डिजॉल्व हो गया, इतना लो कंसंट्रेशन हो गया G+ और Cl- का कि कंसंट्रेशन का कैलकुलेशन आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। जैसे क्या होगा देखो, अगर मेरे को यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है, अगर ये 1 लीटर है, 1 लीटर में अगर 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड में डिजॉल्व करूंगा तो मोलर कंसंट्रेशन होगा 0.1 मोलर।
अगर मेरे को बोलेगा इसमें Na प्लस का कंसंट्रेशन बताओ तो मैं बोल दूंगा 0.1 मोलर होगा, और Cl माइनस का कंसंट्रेशन बोलेगा तो क्या बोलेंगे 0.1 मोलर। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो आप जानते हो कि वहां पे 100% आयनाइजेशन होगा। तो आप विदाउट एनी हेल्प वहां पे आप क्या फाइंड कर लो, तो H प्लस का कंसंट्रेशन और किसका फाइंड करते हो, OH माइनस का। वीक एसिड वीक एसिड या वीक बेस का क्या होता है, पार्शियल आयनाइजेशन होता है। अब पार्शियल आयनाइजेशन में जो H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन होगा आपका कहाँ पे, एक्वस सॉल्यूशन में, वो आप डायरेक्टली आप फाइंड नहीं कर सकते हो। तो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, कंडक्टेंस के थ्रू। आपने कोलराज लॉ पढ़ा होगा, कोलराज लॉ से आपने एप्लीकेशन पढ़ा होगा, आपने देखा वहां पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन फाइंड करते हैं हम लोग उसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस से। कोलराज लॉ से आपने पढ़ा होगा कि स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्वेटरी प्रोडक्ट भी फाइंड करते हैं। तो जहां भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का बात होता है, सारा इन्फॉर्मेशन आपका कहाँ से, कंडक्टेंस से। जहां भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का बात होता है, सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आपका, कंडक्टेंस से, क्योंकि आप फाइंड ही नहीं कर सकते कंडक्टेंस के बिना। आई बात समझ में, इसलिए देखना वहां पे कि आपका तो क्वेश्चन नहीं पूछता, आईआईटी में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का, उसको कोरिलेट कर देते कंडक्टेंस से। कर लेंगे तो जितना भी आप के एस पी बोल दो, जितना भी के ए का वैल्यू बोल दो, जितना भी के वी का वैल्यू होता है, ऑल दिस कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द कोलराज लॉ। इसलिए पूरा एनिक्लोडिया का देने का, पूरा एनिक्लोडिया में जो फाइंड करते हैं ये, आप थैंकफुल किसके लिए हो, कोलराज लॉ का। वही हेल्प किया आपका एनिक्लोडिया में फाइंड करना, वीक एसिड वी के बेस में क्या है, H प्लस और पीएच का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो लिखो यहाँ पे H प्लस लिए, आप खुद से बता दो फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या बोला मैंने, AgCl को जैसे वाटर में डिजोल्व करोगे तो वो कुछ पार्ट आपके Ag प्लस में टूटेगा, और किस में टूटेगा, वो Cl माइनस में। और Ag प्लस और Cl माइनस कंबाइन करके क्या दे रहा है आपको, देखो क्या होगा कि जैसे आप दोगे, क्योंकि देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम में जो भी प्रोसेस लेंगे वो रिवर्सिबल होना ही चाहिए। तो आपका क्या होगा कि जैसे आपने सिल्वर इसमें डिजोल्व किया, तो सिल्वर पहले किसमें टूटेगा, Ag प्लस और Cl माइनस, बहुत स्मॉल फ्रैक्शन। अगर आप 1 मोल लेंगे तो आपका 1 का 1000 पार्ट कर दो, उतना भी पार्ट नहीं डिसोसिएट होता, तो बहुत स्मॉल फ्रैक्शन डिसोसिएट होता। तो आपने क्या किया वहां पे, 1 मोल AgCl को आपने वाटर में डिजोल्व किया, तो 1 मोल AgCl तो सॉलिड के फॉर्म में आएगा, आ जाएगा। और उसमें से कुछ पार्ट आपका क्या हो जाएगा, Ag प्लस और Cl माइनस में चला गया। जैसे Ag प्लस Cl माइनस में जाएगा, तो फर्स्ट जैसे आप ऐड करोगे AgCl का, तो फर्स्ट किसका रिएक्शन फास्ट होगा, फॉरवर्ड। आपने देखा होगा इक्विलिब्रियम जब आता था, आपका दो प्रोसेस होता है, एक होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एक होता है रेट ऑफ बैकवर्ड। आपने देखा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड सबसे मैक्सिमम होता था स्टार्टिंग में, और फिर रेट ऑफ बैकवर्ड फॉरवर्ड क्या होता था, डिक्रीज होता था। और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होता था, इंक्रीज होता था। कहाँ से स्टार्ट होता था, जीरो से। तो आपने देखा था रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होता था, डिक्रीज होता था। रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होता था, इंक्रीज होता था। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड अगर एक ही साथ होने लगा, एक ऑर्डर में, तो क्या बोलते होते उसको, इक्विलिब्रियम बोलते थे। यहाँ भी होगा रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। स्टार्टिंग में रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या होगा, फास्ट होगा, और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, स्लो होगा। रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहाँ से लोगे, जीरो से, और रेट ऑफ डिसोल्यूशन कहाँ लोगे, मैक्सिमम से। अल्टीमेटली कहाँ पे आएगा, इक्विलिब्रियम पे। और जैसे दोनों रेट सेम हो गया तो सॉल्यूशन क्या होगा, सैचुरेटेड। अगर रेट ऑफ डिसोल्यूशन फास्ट होगा तो अनसैचुरेटेड, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फास्ट हो जाएगा तो सुपर सैचुरेटेड। आई बात समझ में, तो क्रिस्टलाइजेशन कहाँ पे होगा, सुपर सैचुरेशन में। जब रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, फास्ट होगा। आप देखो तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सॉल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट इज नो मोर salt can be dissolved at a given temperature। जो गिवन टेम्परेचर है उसमें नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व, तो उसको क्या बोलेंगे, a more amount of salt can be dissolved है अनसैचुरेटेड। कर लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब लिखोगे तो Kc इक्वल टू क्या लिखोगे, Ag प्लस और Cl माइनस अपॉन क्या लिखेंगे, AgCl। आपने देखा था AgCl का कंसंट्रेशन क्या लेते थे, 1 यूनिट, सॉलिड है ना, सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या लेंगे आप, 1 यूनिट।
तो देखो केसी लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ AgCl प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ag प्लस कंसंट्रेशन इनटू क्या होगा, Cl माइनस। अब बताओ ये कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ कांस्टेंट ही आएगा आपका, तो उसी को बोलते थे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम, Ag प्लस और Cl माइनस। Product of molar concentration of constituent ions is called KSP। और ये कब वैलिड होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे, सैचुरेटेड पे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कर लोगे KSP। सिमिलरली देखो कि अगर आपने PbI2 को डिसॉल्व करेंगे तो ये किस में जाएगा आपका, Pb2 प्लस एक्वस में, और किस में जाएगा 2i माइनस एक्वस। KSP फाइंड करेंगे, you have to find the product of the Pb2 plus and I minus। iodide का coefficient देखो 2, the exponent you have to take the 2। कर लोगे। देखो रिलेशन बिटवीन KSP आप खुद से बता दो कि KSP का एक्सप्रेशन आप किस में ले रहे हो, KSP का एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन के टर्म में, जो भी कंस्टिट्यूएंट आयंस होगा उसका क्या लिया आपने, मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को क्या बोला आपने, KSP। अगर मान लो PbI2 का सॉल्युबिलिटी देगा ग्राम पर लीटर में, तो उसको किस में कन्वर्ट करोगे, मोल पर लीटर, तो उसका बाद एक्सप्रेशन आएगा किसका, KSP का। तो हमेशा KSP रिलेटेड होता है मोलर सॉल्युबिलिटी से। ग्राम पर लीटर देगा या ग्राम पर ml देगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे किस में, मोल पर लीटर में। और फिर मोल पर लीटर में कन्फर्म फाइंड करने के बाद आपको क्या आएगा, कंस्टिट्यूएंट का कंसंट्रेशन आएगा, तो फिर आप किसका एक्सप्रेशन ले सकते हो, KSP का। कर लोगे। तो KSP और मोलर सॉल्युबिलिटी में रिलेशन होगा। ये मैंने क्या किया, सॉल्युबिलिटी किसके किसके टर्म में लिया, S मोल पर लीटर, मतलब पर लीटर में आपने सॉल्ट को कितना डिसॉल्व किया, S मोल। तो देखो अगर आपके पास AgCl होगा, AgCl सॉलिड अगर डिसोसिएट होगा किसमें, Ag प्लस में, और किस में जाएगा, Cl माइनस। तो देखना यहाँ पे क्या होगा आपका, टाइम 0 पे इसका आपने 1 मोल को डिसॉल्व किया, तो 1 मोल को डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 0 0। जैसा आपने तो स्टार्ट किया AgCl को आपने कहाँ पे डिसॉल्व किया, वाटर में। एट इक्विलिब्रियम पे जब जाएंगे तो एट इक्विलिब्रियम में मान लो कि मैंने बोला 1 मोल में से S मोल पर लीटर आपका डिसॉल्व हो गया, S मोल पर लीटर डिसॉल्व हो गया। खुद से बताइए S मोल पर लीटर अगर डिसॉल्व होगा तो Ag प्लस भी क्या देगा, S मोल पर लीटर, और ये भी क्या देगा, S मोल पर लीटर। पहले ही बता दिए कि ये कंसंट्रेशन क्या होगा, बहुत हाई होगा। प्रैक्टिकली इसको क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, क्योंकि ये जो 1 मोल लेके चले उसको अप्रोक्सीमेटली 1 ही लेके मैं चलूंगा, क्योंकि इसको हम लोग कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी बता चुके थे कि इस कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड क्या लेते हैं हम लोग, 1 यूनिट। तो इसीलिए इधर के पार्ट का कैलकुलेशन में इन्वॉल्व ही नहीं करना आप। तो जैसे आप आगे जाओगे तो आप क्या लिखोगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं हम लोग, Ag प्लस और Cl माइनस का कंसंट्रेशन। ये देखो ये S हो गया, ये S हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका S स्क्वायर। अगर मेरे को AgCl का सॉल्युबिलिटी पता है मोल पर लीटर, तो KSP फाइंड नहीं कर सकते हम लोग, क्या कर देंगे, S स्क्वायर कर देंगे। कर लोगे, खुद से करो। PbI2 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखो, AgCl2 का लिखो, बिस्मथ सल्फाइड का लिखो, Ag2Cl2 का लिखो, AxBy का लिखो, सिल्वर क्रोमेट का लिखो।
केएसपी का एक्सप्रेशन लाओ दोनों टर्म में। देखो इधर PbI2 का 4s क्यूब होगा। देखो आप कभी कभी देखे किसी के को, देखो ये PbI2 जो सॉलिड होता है ना, आपका एक्सप्रेशन लिख रहा है ना, तो ये Pb2 प्लस कर दो एक्वस, और ये क्या कर देंगे 2Cl माइनस एक्वस। आप क्या कर रहे हो, इसका S मोल पर लीटर जाएगा, इसका 2s मोल पर लीटर जाएगा। I2 था ना, I2 कर दो, तो ये 2s मोल पर लीटर जाएगा। KSP जब फाइंड करेंगे तो आप क्या लिख दो Pb2 प्लस, और कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस का क्या होता है स्क्वायर, 2I माइनस का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, देखा कहीं नहीं ऐसे लिखा 2 माइनस का स्क्वायर, नहीं ऐसे नहीं होता। स्पेसिफिक लिखा जाता है किसका, मोलर कंसंट्रेशन में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, एक्सपोनेंट्स आता। आप फिर क्या करेंगे, इसका S है, इसका क्या है 2s का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 4s क्यूब। कर लोगे। बिस्मथ सल्फाइड में जब जाते हैं, बिस्मथ सल्फाइड में तो हमेशा याद रखिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है वैलेंसी का। ये 3 वैलेंसी शो द वैलेंसी ऑफ बिस्मथ, अब बिस्मथ कैटायन से आपका 2 वैलेंसी दैट शो द वैलेंसी ऑफ किसका, सल्फाइड। तो आप क्या लिखेंगे 2 बिस्मथ लिखेंगे, बिस्मथ 2 ही तो है आपका, और उसका एक्सपोनेंट हो जाएगा +3। फिर सल्फाइड आपका 3 है, उसका एक्सपोनेंट होगा -2। ये हमेशा याद रखना थोड़ा एक्सपोनेंट। अगर ये 2s आएगा तो ये कितना आ जाएगा 3s। और किससे मतलब नहीं, बिस्मथ सल्फाइड से कोई मतलब नहीं, उसका 1 मोल डिजॉल्व करो, 10 मोल डिजॉल्व करो, 5 मोल डिजॉल्व करो, कोई मतलब नहीं उससे। आई बात समझ में। सीधा लिखेंगे KSP, तो KSP हो जाएगा बिस्मथ। देखो बिस्मथ 3 प्लस का क्या लेंगे हम लोग स्क्वायर, और सल्फाइड का क्या लेंगे क्यूब। तो आपका ये आ रहा है 2s का स्क्वायर, और 3s का क्या होगा क्यूब, तो ये 108 तो आएगा, s का एक्सपोनेंट 5 कर लेंगे। फिर आपका बताए थे उसके बाद एक और बताए थे, देखो Hg2Cl2, एक होता मर्क्यूरस क्लोराइड, एक होता मर्क्यूरी क्लोराइड्स। तो मर्क्यूरस जो होता है ना, मर्क्यूरस में जब जाते हैं हम लोग तो Hg+ नहीं लिखते हैं, Hg2+ लिखते हैं हम लोग। यही एक मेटल आयन होता है जहाँ पे आपका क्या होता है कैटायंस होता है, जहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड होता है। मरकरी एक कैटायंस ऐसा होता है जिसमें क्या होता है मेटेलिक बॉन्ड होता है। क्या कि दो मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा। क्वेश्चन आया हुआ अभी ये, तो आप याद रखेंगे कि मर्क्यूरस मर्क्यूरिक जब जाते हैं तो मर्क्यूरस में Ag+ होता है, तो ये नहीं लिखते हम लोग, हमेशा लिखते हैं इसको Ag2+ में। आई बात समझ में। मर्क्यूरिक होगा तो HgCl2 होगा, तो आप Hg2+ लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मर्क्यूरस होगा तो क्या होगा Hg2Cl2 कर लेंगे, तो वहां पे क्या लिखते हैं हम लोग Hg2 Hg+ नहीं लिखते हम लोग। कर लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा। बोलोगे सर ऐसे आइडेंटिफाई कैसे होगा, तो बैलेंस से चेक कर लो, बैलेंस से आइडेंटिफाई होता है यहाँ पे। देखो 2:2 कितना होगा 1:1, तो बैलेंस दोनों का क्या होना चाहिए। तो देखो अब किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो +1 ही तो है वो। फिर क्या आ जाएगा 2 क्लोराइड एक्वस आएगा। फिर ये S लेंगे तो ये क्या होगा 2s। तो KSP जब फाइंड करेंगे तो आपका हो जाएगा Hg2 और ये क्लोराइड का क्या होगा आपका स्क्वायर। तो आप देखोगे ये S होगा, ये 2s का क्या होगा स्क्वायर, ये होगा 4s3। आई बात समझ में। तो हमें से याद रखना मर्क्यूरस मर्क्यूरिक में मर्क्यूरस को कभी भी Hg+ में नहीं लिखना, किस में लिखना Hg2 कर लोगे। फिर देखो एक था आपका AXBY का जब तोड़ोगे आप ये, तो आप देखते हैं यहाँ पे कि x किसका बैलेंसी होगा b का, अब y किसका बैलेंसी होगा a का। a का बैलेंसी आप कितना देंगे y+, a का बैलेंसी क्या देंगे आप y+। और a में खुद से बता दो a का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो x। उसका देखो y का b का बैलेंसी क्या देंगे x, और ये क्या हो जाएगा y, ये क्या होगा एक्वस, ये क्या होगा xs, ये क्या होगा ys। KSP लिखेंगे x का क्या हो जाएगा x, ys का क्या हो जाएगा y, हो गई ये एक्सपोनेंट। तो देखो क्या होगा x y s x+y कर लेंगे। आई बात समझ में। एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, नेक्स्ट लिखो।
कर लिए, देखो find the solubility of lead iodide in its saturated aqueous solution at 25 degrees Celsius. KSP दिया रहेगा, PbI2 मैंने KSP दे दिया, यहाँ पे लेट कर लो 3.6 इंटू 10 का माइनस 10, ये 11 लेके चलो, फाइंड करो खुद से। आपको क्या फाइंड करना है, सॉलिबिलिटी फाइंड बनाने जाओगे, आप सिर्फ देखना वहां पे कि 10 का माइनस 4 एक्सपोनेंट किसका, एक ही ऑप्शन देगा जहाँ पे 10 का माइनस 4 देगा, क्योंकि 36/4 है वो, 36/4 को अगर डिवाइड करोगे तो 9 होगा, तो 9 को अगर मान लो कि 9 का अगर हम लोग क्यूबिक रूट लेंगे तो 8 का क्यूबिक रूट कितना होता है 2, तो 9 का जब क्यूबिक लेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो साइंटिफिक नोटेशन में तो आ ही रहा आपका 10 से, ऐसा तो नहीं कि मोर देन 10 है, 10 से लेस ही आ रहा आपका, तो 2.1 दे देगा, 2.2 दे देगा, 10 का माइनस क्या देगा 4 देगा, तो -4 एक्सपोनेंट आप चेक कर लेना, जहां पे होगा साइंटिफिक नोटेशन में उसी को टिक करके आगे निकल जाओ, आप देखना कि राइट होंगे। अब क्या होगा उसमें भी मान लो कि 10 का -4 एक्सपोनेंट का 2 सॉल्यूशन दिए, 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शन दिया, अब उसमें दिया किसी में 5 दे दिया, किसी में 8 दे दिया, तो मेरे को पता है कि 8 का जो क्यूबिक रूट होता है वैल्यू क्या होता है 2, पता है आपका, आप खुद से देखो कि इसी पॉइंट ऑफ व्यू से 27 का स्क्वायर रूट कितना होता है, क्यूबिक रूट कितना होता है 3, तो ये तो पता है आपको कि 2 से स्लाइटली ग्रेटर होगा, 3 तो जाएगा नहीं, तब अगर मान लो कि 4 का एक्सपोनेंट का अगर 3 के टर्म में भी दिया, 5 के टर्म में भी दिया, तो उसको तो ऐसे हटा के रखोगे आप साइड में, अगर 10 का -4 का एक्सपोनेंट का एक ही ऑप्शन दिया तो उसी को टिक करके निकल जाओ, 10 का -4 का 2 ऑप्शन दिया है, तो आप देखो अप्रोक्सीमेशन पे चले जाना, किसके अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, तो किसके अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, ये तो जाएगा नहीं, कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे 2.1 कर देता हूँ, इंटू 10 का माइनस क्या कर देता हूँ 4 बोला, आई बात समझ में, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन अवॉइड करना, हमेशा जब भी क्यूबिक का क्वेश्चन आता है उस पर हमेशा एक्सपोनेंट का कैलकुलेशन समझो और रिमेनिंग पार्ट के कैलकुलेशन को अप्रोक्सीमेशन पे लेके चले आना, कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, कॉमन एंड इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी, effect of common ion on solubility. लीचेटलेस प्रिंसिपल जानते हो आप, सिंपल सोचो कि आपके पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन था AgCl का, और AgCl सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपने क्या किया, वहां पे सोडियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे दिया, सोडियम क्लोराइड का जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो किस में टूटेगा आपका Na+ में, और किस में टूटेगा आपका Cl-। आप खुद से बताइए, आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप दे रहे हो किसको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को विद द कॉमन आयन, तो जैसे मैंने बोला था कि जो मान लो जो इक्विलिब्रियम होता और यू आर एडिंग दैट इन दैट इक्विलिब्रियम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉमन आयन होगा, जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कॉमन आयन का कंसंट्रेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ही आप लोगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंट्रीब्यूशन को हमेशा साइड कर दोगे, बताए थे।
तो आप यहाँ पे क्या होगा कि AgCl के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर आपने सोडियम क्लोराइड का एडिशन करोगे तो क्लोराइड का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। द नेट रिएक्शन विल फेवर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। किधर जाएगा, बैकवर्ड। तो बैकवर्ड डायरेक्शन जाने से इसका सॉल्बिलिटी देखो, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो नेट इक्विलिब्रियम किधर फेवर करेगा, बैकवर्ड। तो सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या होगा, सॉल्बिलिटी तो डिक्रीज होगा, बट इफ यू हैव टू फाइंड द सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो नॉर्मल अगर मान लो आपके पास एक्वा सॉल्यूशन AgCl का होगा, उसका सॉल्बिलिटी फाइंड करो। और उसी सॉल्यूशन में आप अगर सोडियम क्लोराइड देंगे उसके बाद आप सॉल्बिलिटी फाइंड करो, तो दोनों में सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो फिर आप कैसे फाइंड करोगे। तो हमेशा याद रखना कि आप AgCl के सॉल्यूशन में आप सोडियम क्लोराइड को ऐड भी कर दोगे तो KSP पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर आपने क्या रखा, कांस्टेंट। एट गिवन टेम्परेचर पे सॉल्यूशन जब सैचुरेटेड होगा तो आपने इक्विलिब्रियम को क्या क्या डिस्टर्ब किया। टू रेसिस्ट द चेंज, जो उस पर आप क्या करो, स्ट्रेस दे रहे हो, तो उस स्ट्रेस को चेंज कंज्यूम करने के लिए उसको किधर जाना पड़ेगा, बैकवर्ड। इससे क्या होगा, आपका सॉल्बिलिटी कम होगा, लेकिन KSP पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। KSP क्या होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है, KSP क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप दो इक्वेशन सॉल्व करोगे, जब ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो KSP क्या करोगे, इक्वेट कर दोगे, तो अपने आप करना आ जाएगा क्या, सॉल्बिलिटी। आई बात समझ में। तो लिख लो यहाँ पे, कॉमन ऐड करने पे सॉल्बिलिटी क्या होता है, डिक्रीज। तो लिख लो सॉल्बिलिटी स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। और वीक मेटेलिक हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, वीक बेस याद करो कौन था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सब क्या था, वीक बेस था ना। नहीं, सॉरी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या था, वीक बेस था ना। और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड जो क्या होगा, ले बताइए, लेस सॉल्युबल। तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड लेस सॉल्युबल कौन लोगे अब। तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड लेस सॉल्युबल होता है ग्रुप 1 में, एक भी नहीं है। ग्रुप 2 में जाएंगे तो दो मिलेगा आपको, कौन कौन, बेरिलियम और मैग्नीशियम। उसके बाद रिमेनिंग जितना भी हाइड्रोक्साइड होता है, चाहे आयरन का हाइड्रोक्साइड लो, निकल का हाइड्रोक्साइड लो, कॉपर का हाइड्रोक्साइड लो, जितना भी हाइड्रोक्साइड होता है आप देखना सबका सब प्रेसिपिटेट होता है, मतलब कि स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है, मतलब लेस सॉल्युबल होता है। आई बात समझ में। ग्रुप 1 में ऑल हाइड्रोक्साइड आर सॉल्युबल, ग्रुप 2 में ओनली टू हाइड्रोक्साइड हाईली सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज, नीचे चले जाओ, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी लेस सॉल्युबल होता है, इसीलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाता है, आपने पढ़ा होगा, मिल्क ऑफ लाइम। सस्पेंशन जो होता है क्या होता है, मिल्क ऑफ लाइम होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी आप बनाते हो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी सस्पेंशन होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में क्या होता है, लेस सॉल्युबल होता है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, लेस सॉल्युबल होता है। तो वहां भी आप सॉल्वेटिव प्रोडक्ट या सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप यूज कर सकते हो। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारा क्वेश्चन जिसमें निकल हाइड्रोक्साइड लेके, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लेके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेके आपका पीएच के बफर सॉल्यूशन पे जाके फिर पीएच को फिक्स करके फिर वहां से सॉल्वेटिव पूछेगा। आई बात समझ में। तो वो बताएंगे आपको। तो क्या बोला मैंने, सॉल्वेटिव ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट मेटालिक हाइड्रोक्साइड लेस सॉल्युबल जो होगा is reduced by the addition of a strong electrolytes. Having a common ion या no common ion. कौन सा थ्योरी का पार्ट है, ली चैटलर्स का थ्योरी का पार्ट है। अगर इधर कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, बैकवर्ड। पढ़े हुए ये सब आप। तो आप यहाँ पे इस चीज को याद रखना, KSP remains unchanged, KSP चेंज नहीं होता, लेकिन मोलर सॉल्वेटी का वैल्यू क्या हो जाएगा,
डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन केएसपी चेंज नहीं होगा। इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, दो टाइप का क्वेश्चन आता है इस पे, एक कैलकुलेशन पूछता है, एक कौन सा पार्ट? सर अगर प्रोडक्ट में कम कर दिया जाए तो मोलर। अरे बता रहे सब बता रहे, क्वेश्चन बता रहे, देखिए क्वेश्चन तो बताने दे, देखिए जैसे आपको मैंने लिया 0.1 मोलर सॉल्यूशन लिया वहां पे NaCl, एक्वस सॉल्यूशन है। फिर मैंने लिया यहाँ पे 0. मान लो कि 5 मोलर सॉल्यूशन ले लिया मैंने AgNO3, 3 लिया मैंने यहाँ पे, देखो 0.1 मोलर मैंने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन। 4 लिया मैंने वाटर, प्योर वाटर है। 5 लिया मैंने 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KgNO3 ये NH3, NH3 के एक्वस सॉल्यूशन है। ये कितना सॉल्यूशन मैंने लिया? 4 सॉल्यूशन। आज मैं डिजोल्व करने जा रहा हूँ किसको? AgCl को। तो देखो यहाँ पे मैं सॉल्बिलिटी फाइंड करूंगा, सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl। तो देखो इसमें कैसे बनाओगे, सबसे पहले कॉमन आयन देखो, देखो यहाँ पे फाइंड करेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। अब बताइए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन लेंगे तो आप खुद से बताइए NaCl में कौन कॉमन आयन होगा? क्लोराइड। और 0.1 मोलर किसका लिया आपने? सोडियम क्लोराइड का, तो क्लोराइड भी क्या होगा? 0.1 मोलर। तो आपका जो कंसंट्रेशन होगा कॉमन आयन का यहाँ पे वो होगा 0.1 मोलर। आप AgNO3 में जाएंगे तो कौन सा कॉमन आयन होगा? Ag प्लस। नाइट्रेट तो नहीं होगा। आप AgNO3 क्या होता है, जितना भी नाइट्रेट होता है आज तक कभी भी देखोगे पूरा केमिस्ट्री पढ़ोगे, नाइट्रेट कभी प्रेसिपिटेट नहीं होता। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, जितना भी नाइट्रेट्स होता है सब सॉल्युबल होता है, नाइट्रेट कभी प्रेसिपिटेट नहीं होता। सल्फेट प्रेसिपिटेट होता है, क्लोराइड होता है, लेकिन नाइट्रेट कभी नहीं होता। याद रखोगे, तो नाइट्रेट जितना भी होता है सबका सब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो यहाँ पे देखो सिल्वर नाइट्रेट लेंगे तो कॉमन आयन कौन होगा आपका? Ag प्लस। तो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा? 0.5 मोलर, 0.5 मोलर। फिर आप जाएंगे कैल्शियम क्लोराइड में, जिसमें भी क्लोराइड होगा। आप खुद से बताइए कैल्शियम क्लोराइड अगर 0.1 मोलर लेंगे तो क्लोराइड तो 0.2 मोलर आएगा, आएगा कि नहीं? तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 0.2 मोलर। वाटर में जाएंगे तो नो कॉमन आयन। अभी मैंने देखो अभी तक कितना बताया? 4। इसमें देखो सबसे ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट किस में आ रहा है आपका? AgNO3 में। तो इसमें जितना भी मैंने सॉल्व किया 1 2 3 4 5 छोड़ दो, अभी 1 2 3 4, उसमें सबसे ज्यादा कॉमन एन इफेक्ट आपका कहाँ पे ऑपरेट हो रहा है? 2 में। तो सबसे सबसे लेस सॉल्विटी किसमें होगा? 2 में। आपको क्या करेगा? आपको बोलेगा सॉल्विटी ऑफ AgCl इसमें S1 है, इसमें S2 है, इसमें S3 है, इसमें S4 है, इसमें S5 ऐसे करके देगा। आप बोलेगा आप अरेंज करो उसको S1 S2 को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप खुद से बताइए सबसे कम सॉल्विटी किसमें होगा? जिसमें जितना कॉमन है उतना ज्यादा सॉल्विटी क्या होगा? लेस। तो आप सबसे ज्यादा सॉल्विटी किस में देख, सबसे कम किस में देखेंगे? 2 में। उसके बाद जाएंगे किस में? 3 में। उसका देखेंगे किस में? 1 में। सबसे ज्यादा किस में देंगे? 4 में, क्योंकि 4 में कोई कॉमन एन था ही नहीं। अगर आप स्प्रिंगली सॉल्युबल को किसी स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिजोल्व करो विद द कॉमन आयन और एक्वस सॉल्यूशन प्योर वाटर में डिजोल्व करो, तो प्योर वाटर में इसका सॉल्विटी क्या होता है? ज्यादा होता है। कर लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए 5 में सबसे ज्यादा होगा। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एस्टिमेशन पढ़ा, ये कल आपने देखो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ा होगा, आपने वहां पे लिविंग टेस्ट पढ़ा होगा, लेसाइन टेस्ट पढ़ा होगा, याद करो। लेसाइन टेस्ट में जब क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड लेते थे तो क्या होता था? सिल्वर क्लोराइड अगर होता था ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो आपका क्या होता? व्हाइट प्रेसिपिटेट होता। और व्हाइट प्रेसिपिटेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में क्या होता? सॉल्युबल। आई बात समझ में? तो AgCl होता है, AgBr होता है, AgCl पर्टिकुलरली आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में या अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में साइनाइड के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। आई बात समझ में? तो आप सबसे ज्यादा किसमें सॉल्विटी लोगे इसमें?
इसमें लेंगे 5 में, तो 5 में रीजन क्या होगा देखो, AgCl ये पार्सली किस में आयनाइज होगा आपका Ag प्लस में, और किस में होगा Cl माइनस एक्वस में। अब Ag प्लस एक्वस क्या करेगा, ये 2NH3 जो आपने एक्वस सोल्यूशन लिया उसके साथ वो डायमीन का कॉम्प्लेक्स बना देगा, और ये डायमीन का कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको फाइंड करेंगे उसी को बोलते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, पढ़ाएंगे आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो ये जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है इसका के इक्विलिब्रियम जो होता है वो उसका वैल्यू बहुत हाई होता है, उसी को बोलते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फॉर्मेशन कांस्टेंट, वो बहुत हाई होता है। तो खुद बताइए, आपने अमोनिया के को सोल्यूशन में लेके गए किसको, AgCl को, AgCl जैसे ही कुछ पार्ट जाएगा Ag प्लस में तो उसको NH3 कॉम्प्लेक्स बना के लेके चला जाएगा। मतलब लिटरली देखो तो आप टाइम पे आप क्या करो, इसको रिमूव कर रो। लीच एटलस क्या बोला था कि अगर इसको रिमूव करोगे तो इक्विलिब्रियम किधर फेवर करेगा, फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या होगा, AgCl आपका डिजॉल्व हो जाएगा। आई बात समझ में, AgCl क्या होगा आपका डिजॉल्व हो जाएगा। ये तो छोड़ो, आप ऐसा देखो, और बता रहा हूँ आपको, PbI2 क्या होता है, PbCl2 क्या होता है आपका, ये भी आपका स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है। अगर इसी को क्या करोगे, क्लोराइड में लेके चले जाओगे, क्लोराइड में तो PbCl4 माइनस कॉम्प्लेक्स बना लेता, तो बताइए डिजॉल्व हो जाएगा कि नहीं, किस में, HCl में। तो PbCl2 कहाँ पे डिजॉल्व हो जाता है, HCl में, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। कर लेंगे। तो ये स्टार्ट करता है कहाँ से, ये स्टार्ट जर्नी करता है यहाँ पे इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाना, इसके साथ जैसे कॉम्प्लेक्स बनाता है ये HCl लोगे तो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा, देखो एक और सॉल्यूशन लेंगे तो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा PbCl4 2 माइनस, इसीलिए लेड आयोडाइड, लेड क्लोराइड जितना भी लेते हैं हम लोग, ये लेड क्लोराइड ये HCl में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, रीजन क्या होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो जहाँ भी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वहां पे सॉल्युबिलिटी क्या होगा, हाई होगा। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है वाटर में, क्या सिल्वर क्लोराइड जो होता है वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। सिल्वर क्लोराइड सोडियम क्लोराइड को सॉल्यूशन में क्या होगा, और भी लेस सॉल्युबल होगा, लेकिन उसी को NH3 में जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, हाई होगा। सिल्वर क्लोराइड क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कर लेंगे। तो देखो देखो फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ lead iodide in 0.1 molar potassium iodide aqueous solution at 25 degrees Celsius। KSP फॉर PbI2 मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 1.8 इंटू 10 का माइनस 12। बताइए कॉमन एन इफेक्ट ऑपरेट होगा कि नहीं, कॉमन एन इफेक्ट ऑपरेट होगा कि नहीं बताओ, कौन सा कॉमन एन है यहाँ पे, आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में अगर PbI2 देंगे तो PbI2 का तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि आप सॉल्बिलिटी फाइंड करोगे KSP के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब कहाँ पे वर्क करोगे, सैचुरेशन कंडीशन में। लेकिन सॉल्बिलिटी क्या होगा PbI2 का, रेड्यूस हो जाएगा। PbI2 को अगर वाटर में डिजोल्व करोगे, PbI2 को एक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रेट में डिजोल्व करेंगे तो दोनों में सॉल्बिलिटी क्या होगा, डिफर करेगा। आपको क्या फाइंड करना था, सॉल्बिलिटी। इसमें कॉमन एंड कौन होगा, आयोडाइड का कंसंट्रेशन आपका कितना है पोटेशियम हाइड्रेट पर, the same concentration you have to consider for the solubility productive area of PbI2। उसका solubility productive area में भी आयोडाइड का कंसंट्रेशन कितना लेंगे, 0.1। बनाओ सॉल्व करो खुद से, बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे, फिर बताएंगे। 1.8 into 10 to 1.8 the का power माना -10। 10। देखो आप जब भी क्वेश्चन बनाओगे ना इस पे सबसे पहले याद रखना कि किसका सॉल्बिलिटी फाइंड करना आपको, PbI2 का। तो आप PbI2 का सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट लिखो या पहले लिखो, तो जब भी करोगे तो फर्स्ट यू हैव टू राइट सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट लिखो, PbI2 पहले ये लिखो। तो PbI2 का सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट लिखो जब लिखेंगे आप तो कुछ ऐसा आएगा,
PV2 प्लस एक्वस, अब प्लस क्या होगा 2i माइनस। अब इसका क्या फाइंड करना, सॉल्वेबिलिटी। तो टाइम 0 पे जब जाएंगे तो इसका 0 कर देंगे, इसका 0.1 मोलर कर देंगे। कहाँ से, वो तो ऑलरेडी है आपके पास। पोटेशियम हाइड्रेट कितना होगा बताइए, पोटेशियम हाइड्रेट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो कितना देगा है माइनस 0.1 मोलर। तो वो टाइम 0 पे ही था वो 0.1 मोलर, क्योंकि आपने पोटेशियम हाइड्रेट के सॉल्यूशन में आप किसको मिक्स करने जा रहे हो, PbI2 को। तो ऑलरेडी आयोडाइड कितना था 0.1। आप बता दो PbI2 करने पे ये चेंज होगा नहीं, इतना ज्यादा वैल्यू है ये, एज इट इज मेंटेन रहेगा ये। कर लेंगे, एडिक्विलिब्रियम पे जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे जाएंगे तो इसको कुछ नहीं करना, अगर इसको 1 मोल 2 मोल कुछ भी लेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका एस आएगा, क्योंकि PbI2 प्लस का सोर्स कौन है, PbI2, और तो कुछ नहीं होगा। तो जितना PbI2 का कंसंट्रेशन होगा PbI2 प्लस का, दैट शुड बी योर सॉल्वेबिलिटी। ऐसे ले लेंगे। इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा 2s प्लस 0.1। अब ये 2s को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि 0.1 के रिस्पेक्ट में 2s का जो वैल्यू होगा बहुत स्मॉल होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंट्रीब्यूशन हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंट्रीब्यूशन से क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं हम लोग। तो 2s किसका कंट्रीब्यूशन है, PbI2 का, और 0.1 किसका कंट्रीब्यूशन है, पोटेशियम हाइड्राइड का। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंट्रीब्यूशन को हमेशा साइड कर देते हैं। बताए थे ना आपको कॉमन एंड के लिए। ये कंट्रीब्यूशन किसका था, ये कंट्रीब्यूशन था आपका PbI2 इज नेग्लिजिबल, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू पोटेशियम आयोडाइड। बताए थे नहीं ये सब, याद करो, सारा इन्फॉर्मेशन दिए थे आपको। इसीलिए साइड कर दो उसको। तो साइड करेंगे तो लिटरली वो कितना आएगा आपका 0.1 मोलर ही आएगा। किसका, ये लिटरली जाओगे तो 0.1 मोलर ही मिलेगा आपको। आप बता दो KSP तो चेंज होने वाला नहीं है आपका। तो ये क्या लेंगे PV2 प्लस, और I माइनस का क्या करेंगे स्क्वायर। देखा था बहुत में आपने क्या था, 0.1 मोलर था, 0.1 मोलर छोड़ दिया था एज इट इज, नहीं 0.1 मोलर तो आयोडाइड है आपका। तो ये क्या है 1.8 इंटू 10 का कितना था, -12। ये PV2 प्लस का सॉल्वेबिलिटी क्या होगा, S। इसका कितना होगा 0.1 का क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि 0.1 मोलर किसका है आपका आयोडाइड का। यू आर राइटिंग द सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम ऑफ फोस्फेट पोटेशियम, ये PbI2। I माइनस का एक्सपोनेंट कितना होगा 2, तो 0.1 का स्क्वायर लिखोगे ना आप। तो बताइए सॉल्वेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻10 मोल पर लीटर। ये सब क्वेश्चन जब भी करोगे ना ओरली हो जाता है, इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं होता, क्योंकि मेरे को पता कि जब सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो उसमें कॉमन कंपोनेंट का कंसंट्रेशन किससे लेना है, स्ट्रॉन्ग से, वीक से लेंगे नहीं। तो वीक का कंपोनेंट, वीक से जो भी पार्ट आ रहा है उसका सॉल्वेबिलिटी क्या लेंगे, एस ले लेंगे। पता तो चल जाता है क्या ऑप्शन आना चाहिए। कर लोगे तो देखो। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन करवाए थे आपको, ये करो खुद से। ये KSP दिया किसका आपका, सिल्वर क्रोमेट का, 1.1 इंटू 10⁻12 सॉल्वेबिलिटी इन द मोल पर लीटर ऑफ a silver chromate in 0.1 molar solution of AgNO3 solution is। खुद से करो। Solubility product of the KSP of the salt MX, MX2, MX3, M3X। टेम्परेचर पे दिया है सबका, respectively solubilities of the salt at the temperature T are the in order of। ये सब क्वेश्चन जब भी बनाओगे तो देखो यहाँ पे सेम टाइप का सॉल्ट नहीं है। यहाँ पे सेम टाइप का मतलब क्या होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो अगर कैटायन आयन का सेम होता है तो उसको बोलते हैं सेम टाइप ऑफ सॉल्ट। जैसे AgCl और AgBr और AgI, तो ये क्या होगा, सेम टाइप ऑफ सॉल्ट है। तो KSP जिसका हाई होगा उसका सॉल्वेबिलिटी क्या होगा, हाई होगा। लेकिन यहाँ पे सेम टाइप का सॉल्ट नहीं है, यहाँ पे KSP जब भी फाइंड करोगे, ये जब भी सॉल्वेबिलिटी फाइंड करेंगे तो KSP से नहीं, KSP के रिकॉर्ड अकॉर्डिंग नहीं बोलना, पहले आप उसका सॉल्वेबिलिटी फाइंड करके बोलना। तो बताइए क्या होगा, KSP किसका ज्यादा, KSP किसका ज्यादा है, MX का। तो सबसे ज्यादा सॉल्वेबिलिटी तो होना चाहिए MX का, होना चाहिए। नहीं, कैलकुलेशन पे होगा, सबका सॉल्वेबिलिटी S1 S2 S3 करके देख लो।
पहले जब तक सॉल्वेबिलिटी नहीं फाइंड करोगे तब केएसपी पे मत बोलना कैलकुलेशन। ऐसा नहीं कि केएसपी जिसका बिगर देखे उसका सॉल्वेबिलिटी क्या बोल दिए हाई, रॉन्ग होता है। ये तभी होगा जब सेम टाइप ऑफ सॉल्ट होगा, और जब टाइप ऑफ सॉल्ट डिफर होगा तो फिर केएसपी पे मत बोलना। तो खुद से करो क्या हो जाएगा। देखो ये जो सॉल्ट्स होगा, सॉल्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप। सॉल्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स का मतलब होता है कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम नहीं है। कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि mx लेंगे तो mx का मेरे को पता कि s1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ksp। तो s1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 था ना, तो 2 इंटू 10 का -4 मोल पर लीटर। फिर जाएंगे तो आपका तो क्या था mx2, तो मेरे को पता है ये 4s2 3 होगा, क्योंकि क्या करोगे s2 लिखोगे 2s2 लिखोगे 2s2 का क्या होगा स्क्वायर होगा तो क्या होगा 4s3 हो जाएगा। ये ksp कितना दिया था आपका 3.2 इंटू 10 का -14। तो आप देखोगे s2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.2 को डिवाइड कर दोगे तो 8 इंटू 10 का -5 हो जाएगा ये, और उसको 15 और उसका एक्सपोनेंट कितना लेंगे आप 1/3 क्यूबिक रूट लेंगे। तो 2 का क्यूबिक रूट 8 का क्यूबिक रूट कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 का -5 आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास क्या था एक और था आपका m3x, तो इसमें जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पे गैस 3 अगर लेंगे ना तो ये 3 हो जाएगा आपका 27, 3 का एक्सपोनेंट 3 होगा तो 27 होगा, और उधर से 3 एक्सपोनेंट s का होगा, एक इधर से क्या होगा 1, तो ये क्या होगा s3 का एक्सपोनेंट क्या होगा 4 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.7 इंटू 10 का -15। आप खुद से आगे देखो कैलकुलेशन में कि 27 तो कैंसिल हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 10 का -16 आ जाएगा, और s का एक्सपोनेंट क्या लिया आपने 4, तो 1/4 लेंगे, तो 10 का -16 का 1/4 लेंगे तो 10 का क्या हो जाएगा 4, तो s3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 इंटू 10 का -4 मोलर। अब देखो खुद से ये सॉल्वेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये होगा, तो सबसे ज्यादा होना चाहिए mx। 10 to the power -4, 10 to the power -2 लेगा। कौन सा पार्ट का ये 27 -15 था ना आपका, तो 27 से जब डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0.1 रहेगा, अब वो -16 नहीं आ जाएगा आपका। अब -16 जब लेंगे उसका जब हम लोग क्या लेंगे 10 का -16 आ रहा है, उसका जब हम लोग लेंगे 1/4, ये 1 इंटू 10 का -4 नहीं आ जाएगा ये। ओह अच्छा। तो आप देखो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगा, इंटरेक्ट करे सबसे बड़ा चीज है ये, इंटरेक्ट करना चाहिए। देखो ये क्या होना चाहिए आपका सबसे हाई होगा, उसका ये सबसे उसके बाद होगा, सबसे कम कौन होगा ये, आई बात समझ में। तो mx2 सबसे कम होना चाहिए, तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। कर लोगे। अब देखो इसमें ये है ये, find out the solubility of the nickel hydroxide in 0.1 molar solution of sodium hydroxide। ये क्वेश्चन खुद से करो, 2020 नीट में पूछा हुआ था। देखो फेज 2 में कितना इजी पूछा, अम्फन था ना इसलिए इजी पूछ दिया। देखो इसमें कितना कम पूछ दिया, टफ नहीं पूछा तो कॉमन आंसर था। सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट इक्विलिब्रिया का जब क्वेश्चन बनाना होगा ना तो आप क्या करना, नीट का प्रीवियस ईयर 2008 का 2009 का 2010 का क्वेश्चन बनाना, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलेगा। रिसेंट ईयर में तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, इसलिए तो 720 में 720 इसलिए तो स्कोर आ जाता। पहले कहाँ आता था, पहले तो 690 पे टॉप होता था, अब तो देखो 720 पे भी टॉपर का गारंटी नहीं है, जो फैक्ट है। निकेल हाइड्रोक्साइड मैंने क्या बोला आपको, ग्रुप 1 का हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होता है, ग्रुप 2 में मैंने बोला था 2 ही, लेकिन एनसीईआरटी ने 3 लिखा, 2 ही होता है सॉल्युबल, स्ट्रोंटियम और कौन होता है बेरियम, रिमेनिंग ऑल हाइड्रोक्साइड आर लेस सॉल्युबल।
तो देखो निकेल हाइड्रोक्साइड का सॉल्वेटिव प्रोडक्ट दिया आपका, आयनिक प्रोडक्ट का मतलब सॉल्वेटिव प्रोडक्ट ही दिया हुआ आपका, और पूछ रहा आपसे कि सॉल्वेटिव बताओ, तो 2 × 10 का नस क्या होगा 30, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मैंने बताया ना निकेल हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है, तो ये किस में जाएगा आपका Na2+ एक्वस में, और ये 2OH- एक्वस में। आप लेंगे टाइम 0 पे, तो इसका वैल्यू क्या लेंगे 0, इसका लेंगे 0.1 मोलर, कहाँ से, फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड। एट इक्विलिब्रियम पे जाएंगे तो ये वैल्यू क्या करेंगे, एस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 0.1 ही रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा 2s, इसको कैंसिल करेंगे, इसको ही लेंगे हम लोग। KSP क्या हो जाएगा आपका, KSP तो पता है आपको, KSP किया दिया था 2 × 10 का माइनस, ये 1 था, -15, ये क्या होगा एस होगा, ये 0.1 का क्या होगा स्क्वायर, एस इक्वल टू क्या होगा 2 × 10 का माइनस 13 मोल पर लीटर। है बात समझ में? पकड़ लोगे कॉमन एंड से, अब देखो ये नहीं कर लोगे खुद से, 2016 का था, फेस का था, तो कैंसिल जो हुआ था, हाँ था, लखनऊ इलाहाबाद में क्वेश्चन आउट हुआ था, लखनऊ इलाहाबाद में क्वेश्चन आउट हुआ था। वो तो छोड़ो, एक रंजीत डॉन था 2004-3 का बात कर रहा हूँ, 4-3 का। बिहार एक ऐसा स्टेट था जिससे रिजल्ट गया था 644 स्टूडेंट गया था सिर्फ बिहार से। 2003 या 4 में क्वेश्चन जो आउट हुआ था उसमें 644 स्टूडेंट APMT में से बिहार से गया था, इसीलिए अंडर फिर आ गया वहां पे, देखा कितना क्यों आ रहा है यहाँ पे, उसका पता चला कि क्वेश्चन आउट हुआ था। क्वेश्चन आउट कौन करता था, रंजीत डॉन, वो भी एक मेडिकल का खुद स्टूडेंट था। क्या करता था, वीडियोग्राफी करता था, उसका देखा कि नहीं बहुत अच्छा कमाई होता, तो सेटिंग करवा के गया अपना दरभंगा मेडिकल कॉलेज का, वहां से वही काम करने लगा। उसके यहाँ देखते थे ना हम लोग, याद है जब हम लोग थे पटना यूनिवर्सिटी में, जब जाते थे उसके घर देखे थे, उसके जब मेडिकल का एग्जाम होता था तो उसके घर के सराउंडिंग में खाली कार लगा रहता था किसका, डॉक्टर का। बिहार में जितना भी डॉक्टर है सबका बेटा डॉक्टर है, सबका बेटी डॉक्टर है, रीजन वही है। एक डॉक्टर साहब ने 2 बेटी थी, एक बेटा था, उस समय में कितना दिए, 45 लाख दिए थे, बट बेटा कहाँ चला गया, सफदरगंज में, पता नहीं चला उसको पढ़ाई किया होता, भाग गया कहाँ पे, नालंदा मेडिकल कॉलेज में आ गया। ये सिनेरियो होता है, इसलिए बहुत डॉक्टर मिलता है ना बिहार में, तो इलाज भी नहीं करवाते, हम छोड़ देते, कौन होगा, रंजीत डॉन का प्रोडक्ट होगा, साइड में। चलो देखो यहाँ पे AgCl का सॉल्वेटिव फाइंड करना है आपको, NaCl में नहीं कर लोगे खुद से, ये तो देखो इसमें स्क्वायर तो चांस ही नहीं, 1.68 क्या होगा 9 कर दो, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या था, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 5 बनाइए, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिकल सॉल्ट्स होगा। अब देखो यहाँ पे क्या कि एक थ्योरी होता है, ये बता दो, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी होगा, देखो नोट कर लिखो, नोट करके लिख लो, बता देता हूँ। आप XY ले लो, देखो XY ले लो, XY3 ले लो, ये 1 and 2, KSP of XY equal to KSP of XY3। सॉलिबिलिटी में बोल रहा हूँ आपको, 1 greater than 2 या 2 greater than 1 या 1 equal to 2। Two salt with the same as, देखो two salts with the same KSP a different salt, two insoluble salts with same KSP। इसमें जब जाओगे ना, तो इसमें ये होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, 2 greater than 1, बताओ
कर ली कॉपी, देखो होता क्या। KSP अगर जाओगे तो पहले आपके पास क्या था, XY, तो आप क्या लिखोगे, KSP इक्वल टू, मान लो कि सॉल्विटी मैंने S1 पकड़ा तो इसका स्क्वायर होगा, S1 का क्या हो जाएगा, KSP का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। फिर था आपका XY3, जब ये जाएंगे तो ये क्या होगा, X3 प्लस हो जाएगा 3Y माइनस, ये क्या लेंगे, S2 लेंगे तो ये क्या होगा 3S2, S2 मैंने क्या पकड़ा, सॉल्विटी, और उधर सॉल्विटी क्या था, S1, KSP आपका क्या था, सेम था, तो आप यहाँ पे देखोगे तो S2 और 3S2 का क्या करेंगे, क्यूब इक्वल टू क्या होगा 4S, ये KSP, S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो KSP अपॉन 27, उसका एक्सपोनेंट लोगे 1/4, KSP का वैल्यू होता है हमेशा लेस देन 1, KSP का भी मोर देन 1 होता ही नहीं, क्योंकि आप किसके लिए पढ़ लो, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए, तो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए वी नो दैट KSP जो होता है, KSP हमेशा लेस देन 1 होता है। कोई भी ऐसा सॉल्ट देगा नहीं जिसका KSP का एक्सपोनेंट आपका नेगेटिव नहीं होगा, कोई नहीं सॉल्ट देगा आपको। अगर किसी का भी KSP का एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव नहीं होगा, उसका मतलब वो स्प्रिंगली सॉल्युबल है ही नहीं, वो तो मोर सॉल्युबल है। तो KSP का वैल्यू क्या होता है हमेशा, लेस देन 1, तो लेस देन 1 का स्क्वायर रूट लो, ये लेस देन 1 का क्यूबिक रूट लो, कौन ज्यादा बड़ा होगा, क्यूबिक रूट। आई बात समझ में। अगर मान लो यहाँ पे 10⁻12 एक्सपोनेंट अगर लिए, ये 10⁻12 एक्सपोनेंट को अगर क्यूबिक रूट स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, -6, और 10⁻12 का अगर 1 क्यूबिक रूट लेंगे तो 10 क्या हो जाएगा 4, अगर ये लेंगे तो 10 क्या हो जाएगा 3, तो बताइए किसका वैल्यू ज्यादा होगा, 1/4 का वैल्यू ज्यादा होगा कंपेयर टू 1/2 से। दैट्स व्हाई द सॉल्विटी S2 इज ग्रेटर देन S1। अगर यही KSP ग्रेटर देन 1 होता तो फिर किसका वैल्यू ज्यादा होता, स्क्वायर रूट का। कर लेंगे, तो KSP अगर दो डिफरेंट सॉल्ट्स हो गए हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ KSP, तो which one salt will be less soluble, having the more value of exponent, जितना ज्यादा एक्सपोनेंट उतना ज्यादा क्या होगा, 1/4 1/5 आ सकता है, तो वैल्यू इसका क्या होगा, हाई होगा। कर लोगे, तो वहां पे जो क्वेश्चन था आपका, देखो क्वेश्चन दिया था यहाँ पे कि MX और NY3 2 नियरली स्प्रिंगली soluble salts, KSP सेम दिया, बोले कि व्हाट स्टेटमेंट ट्रू MX और NY3 के लिए, the molar solubilities of MY and NY3 in water are identical, wrong, they are the identical salt, no they are different salt, तो molar solubility KSP सेम होने से molar solubility सेम नहीं हो सकता, wrong हो गया ये। molar solubility of MY in the water is less than that of the NY3, सही है ये, आई बात समझ में। आप बोलेंगे solubility of MY NY3 are more soluble into 0.1 molar KY than the water, तो यहाँ पे कॉमन एन इफेक्ट आ गया, कॉमन एन इफेक्ट आ गया, कॉमन एन इफेक्ट किसके चलते आ गया, y माइनस के चलते, अब y माइनस के चलते अगर कॉमन एन इफेक्ट होगा तो फिर सॉल्विटी क्या होगा, लेस होगा, इसीलिए रॉन्ग आ गया, ये भी रॉन्ग आ गया। Addition of salt KY to the solution MY NY3 will have no effect on their solubility, wrong, solubility क्या होगा, डिक्रीज होगा ड्यू टू कॉमन एन इफेक्ट, है बात समझ में, कर लोगे। हाँ भाई, अभी तक जितना भी जर्नी किए मैंने कॉमन एन इफेक्ट आपको बता दिए। अब एक होता है कि मान लो कि दो सॉल्यूशन को मिक्स करोगे, तो व्हाट शुड बी मिनिमम कंसंट्रेशन टू स्टार्ट प्रेसिपिटेशन, ये भी क्वेश्चन देता है, आई बात समझ में। तो उससे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए आयनिक प्रोडक्ट का, फिर आयनिक प्रोडक्ट के थ्रू हम लोग जज करेंगे कहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा कहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आपको याद करो एक पढ़े थे आपने रिएक्शन कांस्टेंट QC, आपने याद करो QC कोई कांस्टेंट नहीं होता था, लेकिन KC क्या होता था, कांस्टेंट। मान लो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मैंने आपको दे दिया था आपको पहले आप बोलते थे बताओ इक्विलिब्रियम है कि फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगा, तो आप क्या करते थे, QC पहले फाइंड करते थे, QC को KC के साथ इक्वेट कर देते थे, क्योंकि टाइम के साथ कौन कांस्टेंट होने वाला है, KC, QC तक टाइम के साथ क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा नहीं, आप QC KC में आप क्या करते थे, इक्वेट करते थे, उसका देखते थे कि अगर QC ग्रेटर देन KC तो आप बोलते थे इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, नेट रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड टू अचीव द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर QC लेस होता था किधर जाता था, फॉरवर्ड टू अचीव द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम,
QC इक्वल टू KC होता था तो क्या बोलते थे इक्विलिब्रियम। द सेम थिंग्स यू हैव टू कंसीडर फॉर द सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे QC को रिप्लेस करके हम लोग टर्म यूज करेंगे आयनिक प्रोडक्ट। क्या यूज करेंगे? आयनिक प्रोडक्ट। अगर मान लो कोई सॉल्यूशन होगा और उसमें मेरे को पता है कि यहाँ पे AgCl का सॉल्यूशन है, अब ये चेक करने की वेदर दिस सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड। तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में क्लोराइड और Ag प्लस का कंसंट्रेशन आपको पता रहेगा, तो क्लोराइड और Cl माइनस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा आयनिक प्रोडक्ट। अब KSP वहां पे दिया रहेगा, आप KSP के साथ उसको इक्वेट करो, अगर इक्वल आ गया तो सॉल्यूशन क्या होगा, सैचुरेटेड। अगर इक्वल नहीं होगा तो या तो बैकवर्ड जाएगा तो क्या जाएगा, फॉरवर्ड। तो वही जज करना होगा, उसको बोलते हैं हम लोग आयनिक प्रोडक्ट। याद रखोगे, आयनिक प्रोडक्ट का क्वेश्चन जब जाओगे तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन का पीएच से रिलेशन से क्वेश्चन पूछता है नीट में, तो वो बताएंगे। उसी के थ्रू आप जाएंगे ग्रुप थ्योरी में, मतलब कि बहुत सारा सॉल्ट दे देगा आपको, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, उसमें एक कॉमन आयन होगा जिसका क्या करेगा, वहां पे मान लो कि आपके पास सॉल्यूशन में कार्बोनेट होगा, ऑक्जेलेट होगा, क्लोराइड होगा, और उसमें क्या करेंगे, Ag प्लस को आप AgNO3 के थ्रू क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जैसे ऐड करेंगे तो क्या होगा, सॉल्ट सब वहां से प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट होगा। अब कौन पहले स्टार्ट होगा, कौन लास्ट में आपका प्रेसिपिटेट करेगा, ये भी क्वेश्चन आपके नीट में पूछा हुआ। तो आपको ब्रेक देते हैं, ब्रेक के बाद पढ़ा देते हैं आपका सॉल्विटी में कौन फर्स्ट प्रेसिपिटेट होगा, कौन लास्ट प्रेसिपिटेट होगा, कर लेंगे, ब्रेक दे देते हैं। Sir, you are not audible. देखो, मैंने बोला आपका आयनिक प्रोडक्ट अब जो होता है वो लाइक द QC नॉट कांस्टेंट। तो आप कांस्टेंट नहीं लेंगे इसको, टाइम के साथ क्या होगा, ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन KSP क्या होता है, टेम्परेचर अगर फिक्स करोगे तो KSP क्या होगा, फिक्स रहेगा, कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपने AgNO3 लिया, AgCl लिया, सॉरी AgNO3 AgCl, आप जाएंगे Ag प्लस पे और किस पे जाएंगे, Cl माइनस। आप क्या होगा, सुनो, ये Ag प्लस जो आएगा वो आपका कहाँ से आएगा, AgNO3 से। क्लोराइड जो है वो कहाँ से आ रहा है आपका, सोडियम क्लोराइड से। मतलब आपके सॉल्यूशन जो बनाते हो, दो सॉल्यूशन को आप मिक्स करने जा रहे हो। यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है उसमें वही होता है कि दो सॉल्यूशन को लिटरली आप मिक्स कर रहे हो। एक सॉल्यूशन में आपका क्या है, AgNO3, और दूसरा सॉल्यूशन में क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड। बोथ आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। AgNO3 और सोडियम क्लोराइड को जब मिक्स करोगे तो आपका AgCl का प्रेसिपिटेशन होगा, यस और नो, उसको चेक करना आपको। तो आप क्या करना है, AgNO3 से आप Ag प्लस का कंसंट्रेशन फाइंड कर लोगे, उसके लिए तो पार्शियल एनाइजेशन होगा नहीं। AgNO3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। आप क्या करोगे, उसको कंप्लीटली एनाइज कर दोगे तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड से आप क्या करेंगे, Cl माइनस का कंसंट्रेशन फाइंड कर लेंगे। लेकिन थोड़ा याद रखना, जब दो सॉल्यूशन को बोलेगा मिक्स किए तो आप यूज कर क्या, आप ये समझना कि दो सॉल्यूशन को अगर मिक्स करेंगे तो आप इक्वल वॉल्यूम हमेशा लेके चलना, और इक्वल वॉल्यूम दो सॉल्यूशन को अगर मिक्स करोगे तो मोलर कंसंट्रेशन रिड्यूस टू हाफ, क्योंकि आप क्या टर्म यूज करोगे, M1V1 इक्वल टू M2V2, वॉल्यूम कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तो कंसंट्रेशन रिड्यूस टू हाफ। तो देखो वहां से क्या करोगे, Ag प्लस और Cl माइनस का कंसंट्रेशन फाइंड कर लोगे। अब KSP आप क्या होगा, आयनिक प्रोडक्ट वहां से फाइंड करना आपको। तो ये Ag प्लस का इनिशियल कंसंट्रेशन और Cl माइनस का इनिशियल कंसंट्रेशन से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इक्वेट करेंगे किसके साथ, KSP के साथ। अगर मान लीजिए कि आपका देखो, इफ KSP इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट, तो हो जाएगा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब प्रेसिपिटेशन होगा, बताओ, नो, क्योंकि KSP किसके इक्वल हो गया आपका,
आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल हो गया तो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द प्रेसिपिटेशन। ये क्या होगा, जितना आपको डिसॉल्व करना है तो उतना आपने डिसॉल्व कर दिया, सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, आप यहाँ से प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, कर लेंगे। फिर सेकेंड कंडीशन क्या होता है कि अगर मान लो कि आपका KSP इज लेस देन आयनिक प्रोडक्ट, आप खुद से सोचो, QC ग्रेटर हो गया ना, तो इक्विलिब्रियम किधर फेवर करता था, बैकवर्ड, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा, ये होगा आपका सुपर सैचुरेटेड। प्रेसिपिटेशन होगा, यस। अगर मान लो कि आपका आयनिक प्रोडक्ट आपने क्या फाइंड किया कि सॉल्वेटिव प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन द आयनिक प्रोडक्ट हो गया, तो आप सोच लो QC लेस देन KC, तो किधर जाएगा, फॉरवर्ड, तो क्या होगा ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन होगा, नो प्रेसिपिटेशन। देखिए इसमें सॉल्टिंग आउट होगा, बताओ, व्हेन आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन सॉल्वेटिव प्रोडक्ट। क्वेश्चन कैसे होगा देखो, आपसे हमेशा बोलेगा क्या, देखो आप जैसे हम लोग कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं ना, तो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बियॉन्ड जैसे जाएंगे तो प्रेसिपिटेशन आपका क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो वही आपको उसी पॉइंट पे क्वेश्चन पूछेगा कि किस कंसंट्रेशन से यू हैव टू स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन, मतलब प्रेसिपिटेशन कहाँ से बिगिंस होगा, ये क्वेश्चन आता है। क्योंकि आप खुद से सोचो, AgNO3 के सॉल्यूशन में अगर सोडियम क्लोराइड को मिक्स करो, AgCl अगर प्रेसिपिटेट होगा, तो ऐसा होता है कि सडनली प्रेसिपिटेट होता नहीं, ग्रेजुअली प्रेसिपिटेट होता है। लेकिन कौन सा पॉइंट से स्टार्ट होगा वो डिपेंड करता है किस कंसंट्रेशन ऑफ दोनों को मिक्स कर रहे हो। कर लेंगे ये, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, देखो क्वेश्चन था यहाँ पे, देखो दो सॉल्यूशन को मिक्स किए थे। देखो ये, देखो कैल्शियम फ्लोराइड का केस भी दिया आपका, is obtained when equal volume of following is mixed, the precipitate is obtained, मतलब क्या होना चाहिए, आयनिक प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन सॉल्वेटिव प्रोडक्ट। आपने क्या किया, इक्वल वॉल्यूम को मिक्स किए, तो Ca2 प्लस डेफिनेटली आप कहाँ से ला रहे हो, कैल्शियम क्लोराइड या किसी से ला रहे हैं हम लोग, और फ्लोराइड कहाँ से ला रहे हो, डेफिनेटली आप किसी से, किसी पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड किसी से ला रहे हैं हम लोग। तो दो सोर्स है जहाँ से एक तरफ से आ रहा है Ca2 प्लस, एक तरफ से क्या आ रहा है फ्लोराइड, और दोनों को क्या किया आपने, इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए। तो मान लो मैं ऑप्शन 1 पे बात कर रहा हूँ, आफ्टर मिक्सिंग जब आप मिक्स करोगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, आफ्टर मिक्सिंग देखो, प्लस कर रहा है मतलब मिक्स नहीं किया, वो मिक्स करने जा रहा है वो, तो आफ्टर मिक्सिंग जब जाएंगे, आफ्टर मिक्सिंग द कंसंट्रेशन ऑफ, देखना है यहाँ पे Ca2 प्लस हाफ हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए, तो कंसंट्रेशन आपका हो जाएगा ये 1/2 इंटू 10⁻⁴, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁵ मोलर, क्योंकि है समझ में। फिर आप जाएंगे फ्लोराइड, फ्लोराइड का, तो फ्लोराइड भी आफ्टर मिक्सिंग क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं, M1V1 इक्वल टू M2V2 का मैंने फंडा बताया था। अब वॉल्यूम कितना हो गया, डबल हो गया, तो कंसंट्रेशन रिड्यूस टू हाफ, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा वहां पे, वो भी आपको 1 इंटू 10 का माइनस क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 का -5 मोलर। अब देखो आयनिक प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, आयनिक प्रोडक्ट हो जाएगा 25 इंटू 10 का -10, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 का कितना हो जाएगा 9, ये होगा। केस भी देखो कितना, केस भी देखो, रॉन्ग नहीं किया, देखो तो स्क्वायर करना था ना, रॉन्ग कर दिए। कैल्शियम फ्लोराइड को क्या करना था, स्क्वायर करना था, तो देखो KSP जब फाइंड करेंगे तो Ca2 प्लस होगा, और F माइनस का क्या करेंगे, स्क्वायर, Ca2 प्लस कितना था 5 इंटू 10 का -5, ये 5 इंटू 10 का -5 का क्या करेंगे, स्क्वायर, ये वैल्यू जब आएगा तो ये आपका 125 आ जाएगा, इंटू 10 का क्या करेंगे 15, ये 12.25 इंटू 10 का क्या करेंगे 13। देखो केस एनिक प्रोडक्ट था ये, एनिक प्रोडक्ट लेस देन KSP या मोर देन KSP,
तब देखो आपने देखा यहाँ पे कि आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP, दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, नो प्रेसिपिटेशन। कर लेंगे। अब देखो इतना कैलकुलेशन तक एग्जाम में नहीं करोगे तो आप क्या करना, सुनो। सबसे हाई कंसंट्रेशन दोनों का देखो किसमें है, तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दोनों कंस्टिट्यूएंट का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो वहां पे आयनिक प्रोडक्ट सॉल्बिलिटी से ज्यादा होगा ही, तो वहां तो प्रेसिपिटेशन होगा ही। ऑप्शन बी होगा, कैलकुलेशन करना ही नहीं है इसमें। सबसे पहले देखना आपको कि जो रिस्पेक्टिव आयन का कंसंट्रेशन दिया है उसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसमें दिया, तो ऑप्शन बी में। क्योंकि ऑप्शन बी में देखो 5 × 10⁻³ हो जाएगा मिक्स करने के बाद। अब वो क्या हो जाएगा आपका 5 × 10⁻⁴, उधर -4 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा -8, अब -3 करेंगे तो -11, और जैसे 1.25 करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा 9। देखना सबसे कम सबसे ज्यादा वैल्यू होगा उसी में, तो कौन प्रेसिपिटेट करेगा। प्रेसिपिटेट करवाने के लिए किस प्रोपोर्शन में मिक्स करोगे, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, को किसमें, ऑप्शन बी में, क्योंकि बी में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन देख रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी बनाओगे तो आप कैलकुलेशन हमेशा अवॉइड करना। सबसे पहले देखना कि जो रिस्पेक्टिव आयंस को जो मिक्स कर रहे हैं उसमें हाई कंसंट्रेशन कहाँ पे ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन मिक्स करेंगे तो आयनिक प्रोडक्ट भी हाई होगा। आयनिक प्रोडक्ट हाई होगा तो सॉल्विटी से तो एक्सीड कर ही जाएगा आपका, तो वही ऑप्शन टिक करके निकल जाओ। तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन मैंने देखो कहाँ देखा था, देखो यहाँ पे -4, यहाँ पे देखो क्या -2, -3, यहाँ पे -5, -3। तो मान लो -3 यहाँ भी लिए तो -3 यहाँ पे, लेकिन ये तो कम ले लिए ना आपने। यहाँ पे देखो ये क्या -3, -5, देखो -3 मान लो, इसमें -2 लिए थे, इसमें -3, ये भी कम है, इसमें -3 ये भी कम है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। क्योंकि ऑप्शन बी में देखो आप खुद से फाइंड करके कि आयनिक प्रोडक्ट जो होगा KSP से एक्सीड कर जाएगा। कर लेंगे, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी बनाओगे तो कैलकुलेशन अवॉइड करना। आप क्या करना, सबसे ज्यादा देखना कि इसमें हाई कंसंट्रेशन होगा, वही ऑप्शन टिक करके निकल दो। कर लेंगे। और देखो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन था इसमें, और एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, सॉलिड बेरियम नाइट्रेट is gradually dissolved in the 1.0 into 10⁻⁴ molar concentration of sodium carbonate. At what concentration of Ba2 plus precipitate of the barium carbonate begins to form? बनाओ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछता है नीट में भी। चेंज होता है, लेकिन आप यहाँ पे सॉल्यूशन को मिक्स नहीं कर रहे हो, एक सॉल्यूशन में एक सॉलिड कंपोनेंट को डिसॉल्व कर रहे हो, तो कंसंट्रेशन तो एज इट इज रहेगा। तो आपने क्या किया, बेरियम नाइट्रेट का क्या बोल रहा है कि कितना कंसंट्रेशन, आप कितना मोल फाइंड कर लो, गिवन वॉल्यूम है तो मोल पर लीटर ही आ जाएगा आपका। तो हम लोग एज्यूम कर लिए यहाँ पे कि कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन, आपके पास एक सॉल्यूशन है, देखो एक सॉल्यूशन था आपके पास, ये सॉल्यूशन किसका था, सोडियम कार्बोनेट का। इसमें आपने डिजोल्व किया क्या यहाँ पे, बेरियम नाइट्रेट, यही बोल रहा है ना आपसे। तो आप खुद से देखो कि बेरियम कार्बोनेट को प्रेसिपिटेट होने के लिए इक्विलिब्रियम आना चाहिए। ये तो सही है, सोडियम कार्बोनेट में कार्बोनेट का कंसंट्रेशन यहाँ से मिल गया, तो 1 × 10⁻⁴ क्या मिला मेरे को, -4 मोलर ये मिला। ये किसका कंसंट्रेशन है, कार्बोनेट का, ये तो एज इट इज रहेगा। अब प्रेसिपिटेट होगा तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन प्रेसिपिटेशन होगा कहाँ से वो फाइंड करना आपको। तो देखो फॉर प्रेसिपिटेशन क्या होता है, फॉर प्रेसिपिटेशन आयनिक प्रोडक्ट जो होना चाहिए मस्ट बी ग्रेटर देन सॉल्वेटरी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन द सॉल्वेटरी प्रोडक्ट। अब आयनिक प्रोडक्ट में तो ये लिख सकते हो ये Ba2 प्लस, और ये कार्बोनेट का जो प्रोडक्ट होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन द KSP, कि नहीं लिख सकते हो। अब Ba2 प्लस और कार्बोनेट का जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट। तो आयनिक प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन, मैंने जो टर्म यहाँ पे लिखा ना उसी टर्म को मैं एक्सप्रेस कर दिया। यहाँ पे क्या बोला मैंने, प्रेसिपिटेशन क्या होना चाहिए, आयनिक प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन सॉल्वेटरी प्रोडक्ट, तो मैंने आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP लिखा। अब आयनिक प्रोडक्ट का मैंने एक्सप्रेशन ले दी थी, यही बात समझ में। एक्सप्रेशन देने के बाद क्या करेंगे देखो,
Ba2+ का कंसंट्रेशन पूछ रहा है, कार्बोनेट का कंसंट्रेशन ऑलरेडी मेरे पास है, और ये क्या हो जाएगा KSP। खुद से सोचो, अगर इसको इक्वल कर देंगे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको स्लाइटली एक्सीड कर दिए तो सुपर सैचुरेटेड। अब देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन आप किसका फाइंड करना था, Ba2+ का, ये साइन दे देंगे आप ग्रेटर का, KSP आपका दिया वहां पे 5.1 इंटू 10 कर कितना दिया, -9, तो 5.1 इंटू 10 का -9 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कितना से, कार्बोनेट का, तो 1 इंटू 10 का -4, ये वैल्यू आ गया 5.1 इंटू 10 का -5 मोलर। मतलब कि ये कंसंट्रेशन पे सैचुरेटेड होगा। 5.1 इंटू 10 का -5 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट अगर लोगे तो वहां पे Ba2+ लोगे तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, सैचुरेटेड। लेकिन इससे स्लाइटली अगर एक्सीड कर दोगे तो आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन सॉल्वेटी, तो वहां से प्रेसिपिटेशन क्या होगा, बिगिंस होगा। तो आपको वो कंसंट्रेशन नहीं पूछेगा, आपको बोले कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 5.1 पॉइंट इंटू 10 मोलर का 5 मोलर था, यहाँ से प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे जैसे एक्सीड करोगे तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देख लो। आप बोलोगे सर ऑप्शन ए, तो आप बोलोगे तो ये, अब देखो ये -8 है, कहाँ से लेंगे, ये -7 है, कहाँ से आएगा वो, एक्सपोनेंट तो ना चाहिए -5, -5 में आपने देखा 5.1, ये क्या देखा आपने 4.1, अगर 4.1 ये एक्सपोनेंट बोलोगे तो ये तो वैल्यू तो लेस है, तो वहां तो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड हो जाएगा। आपको क्या करना है, सैचुरेटेड के ऊपर जाना है, तो ये कंसंट्रेशन पे क्या था, सैचुरेटेड, और जैसे इसे थोड़ा एक्सीड करेंगे तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। तो जब भी कैलकुलेशन आता है तो आप हमेशा सॉल्वेटिव प्रोडक्ट क्रिया को ही पकड़ के रखना, खाली साइन आप क्या करना, चेंज कर देना। आपका एक्सप्रेशन इधर आ जाएगा कि स्टैनिक प्रोडक्ट का KSP आप फिक्स कर देना, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का कंसंट्रेशन आपको दिया रहेगा, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का कंसंट्रेशन आपको फाइंड करना है, आपको शो करना है कि कहाँ से प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। हमेशा एक्सप्रेशन को पकड़ के रखना आप, एक सोर्स से आपने जो लिया वो उसको फिक्स कर दिए, दूसरा सोर्स से आपको फाइंड करना है, तो नहीं कर लेंगे। आई बात समझ में, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता हूँ, कर लोगे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चेक कर लो, ऑप्शन ए। अब इसी टाइप का क्वेश्चन था इसमें, आपने देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो और बताए थे, क्या देखो, ये 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 क्वेश्चन देखो, ये इसमें बोल रहा है KSP ऑफ द सिल्वर कार्बोनेट, सॉरी सिल्वर क्या दिया आपका, क्रोमेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड आर गिवन। अब देखो तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड में सबसे ज्यादा KSP किसका है, सिल्वर क्लोराइड का है। सिल्वर क्रोमेट को हटा दो, आप सिर्फ देखो यहाँ पे कि सिल्वर क्लोराइड में, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है, सबसे KSP किसका है, सिल्वर क्लोराइड का। तो वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, AgCl कंपेयर टू कौन, AgBr कंपेयर टू किसका, AgS से। ये समझ में आपको। अब यहाँ पे एक फोर्थ भी ले लिया आपको, बोल रहा है कि आपके पास सॉल्यूशन में क्या है, देखो सॉल्यूशन में which one the following salt will precipitate last if the AgNO3 solution added to in the solution। सॉल्यूशन है आपका सोडियम क्लोराइड का, तो उसमें कौन होगा, क्लोराइड होगा। सॉल्यूशन में आपका सोडियम ब्रोमाइड, तो क्या होगा उसमें Br-। सॉल्यूशन है आपका सोडियम आयोडाइड का, तो उसमें कौन होगा, I-। सॉल्यूशन है आपका सोडियम क्रोमेट का, तो उसमें क्या होगा, क्रोमेट। मतलब आपके पास क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्रोमेट का सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन हो गया, इसमें क्रोमेट भी है, क्लोराइड भी है, ब्रोमाइड भी है, आयोडाइड भी है। आप ब्यूरेट से मान लो आप ऐड करो किसको, सिल्वर नाइट्रेट को, सिल्वर नाइट्रेट जैसे ही दोगे तो Ag+ का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, Ag+ का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब क्या होगा कि all the salts will require the same concentration of Ag+ for the precipitation, no, डिफरेंट सॉल्ट के लिए Ag+ का कंसंट्रेशन प्रेसिपिटेट के लिए कैसे डिफरेंट चाहिए, तो वो आपको फाइंड करना पड़ेगा पहले। जिसमें Ag+ का कंसंट्रेशन हाई चाहिए दैट विल प्रेसिपिटेट लास्ट, और जिसमें प्रेसिपिटेशन के लिए लो चाहिए दैट विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट। क्योंकि आप जब जैसे यहाँ पे AgNO3 का ऐड करोगे तो Ag+ का कंसंट्रेशन ग्रेजुअली क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जिसको लो कंसंट्रेशन चाहिए प्रेसिपिटेट के लिए वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा, और जिसको Ag+ का कंसंट्रेशन हाई चाहिए दैट विल प्रेसिपिटेट एट लास्ट। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या करोगे, जो जो रिस्पेक्टिव आयन सॉल्ट होगा सबका क्या फाइंड करेंगे, कितना कंसंट्रेशन चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन कैसे बनाते हो, ये देखो ये सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूशन में आपका कौन है, आपका क्लोराइड भी है, ब्रोमाइड भी है,
आयोडाइड भी और क्या आपका इसमें ऐड किसको करो आप AgNO3। देखो फॉर प्रेसिपिटेशन फल स्टार्ट करेंगे तो इसमें ओरली करना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरी क्या होता है। फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, ये सिल्वर क्रोमेट, इसके लिए जाएंगे तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना चाहिए, तो दैट शुड बी ग्रेटर देन Ksp अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेट का स्क्वायर रूट। होगा बताओ, आपको अभी बताए थे ना, Ag प्लस का स्क्वायर लेंगे, आप क्रोमेट लेंगे, दैट शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए Ksp, तभी ना प्रेसिपिटेशन होगा। मतलब आपको ये बोल रहा हूँ ना, देखो आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे, देखो इधर देखो, ये बोल रहा हूँ आपको कि AgNO3 Ag2CO4 डिसोसिएट होगा किसमें, Ag प्लस और किसमें CrO4 2 माइनस। Ksp लिखेंगे तो आपको प्रेसिपिटेशन क्या होना चाहिए, एनी प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन सॉल्वेटी, तो आपका Ag प्लस का जो स्क्वायर होगा इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेट जो होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन Ksp। क्या करो, आनिक प्रोडक्ट को ग्रेटर कर रहे हो किससे, Ksp से, तो आप खुद से देखो कि Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा इस पे, Ag प्लस कंसंट्रेशन जो चाहिए तो उसमें ग्रेटर देन, क्योंकि इक्वल होगा तो क्या होगा सैचुरेटेड, लेकिन उससे थोड़ा एक्सीड कर दो तो ग्रेटर देन Ksp का क्या होगा, Ksp कितना लिए थे आपने 1.1 इंटू 10 का माइनस कितना लिए थे 12, अपॉन करेंगे कंसंट्रेशन किसका CrO4 2 माइनस का, इसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे, क्योंकि स्क्वायर जाएगा तो उसका तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। आप ऐसा कर लो, जितना भी लिए सबका कंसंट्रेशन को आप क्या कर लो, आप जितना भी लिए सबका कंसंट्रेशन को आप इक्वल करके आप ले लो सबका कंसंट्रेशन 1 मोलर, हो सकता है ना ऐसा, क्योंकि कंसंट्रेशन दिया नहीं है आपको, तो आप ऐसा कर लो जो भी कंसंट्रेशन क्लोराइड का होगा वही कंसंट्रेशन किसका होगा ब्रोमाइड का भी होगा, अब वही कंसंट्रेशन किसका होगा आयोडाइड का भी होगा, अब वही कंसंट्रेशन किसका होगा क्रोमेट का होगा, सेम है, तो आप एज्यूम कर लो 1 मोलर। मैंने एज्यूम कर लिया, आप बोलोगे नहीं सर 0.1 लेना तो ले लो कोई दिक्कत नहीं, आप बोलेंगे नहीं सर मेरे को 0.01 लेना तो ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एज्यूम कर ली कि 1 मोलर है। अब बताइए 1 मोलर अगर लेंगे तो 1.1 का आप लिए यहाँ पे और उसका 10 का माइनस 12 है और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली लिटरली देखोगे तो 1 इंटू 10 का माइनस 6 आ जाएगा ना, ये 1.1 इंटू 10 का माइनस 12 है, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो 1 क्या करेगा 1 10 का माइनस 6 एक्सपोनेंट आएगा ना, अब 1.1 है तो लिटर देखोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो लिख दो वहां पे 1 इंटू 10 का माइनस कितना लिया माइनस 6। ये मोलर कंसंट्रेशन AgNO3 Ag प्लस का चाहिए किसके प्रेसिपिटेशन के लिए, सिल्वर क्रोमेट को, सही है। फिर आप क्या करेंगे फॉर प्रेसिपिटेशन आएंगे, फॉर प्रेसिपिटेशन इसका फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl का, AgCl का प्रेसिपिटेशन के लिए Ag प्लस का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन Ksp अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड, तो Ksp कितना है इसका, तो 10 मोलर सीधा कर दो। सिमिलरली प्रेसिपिटेशन ऑफ AgBr के लिए Ag प्लस कितना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 5 into 10 का -3 मोलर। आप फ्रॉम प्रेसिपिटेशन ऑफ आयोडाइड जो चाहिए सिल्वर आयोडाइड के लिए Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना चाहिए 8.3 into 10 का 17 मोलर से क्या होना चाहिए एक्सीड करना चाहिए। आप बताइए तो सबसे लो कंसंट्रेशन Ag प्लस का किसके लिए चाहिए आयोडाइड के लिए, तो सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट करेगा सिल्वर आयोडाइड, और सबसे हाई किसको चाहिए कार सिल्वर क्रोमेट के लिए, इसलिए सबसे लास्ट में कौन जाएगा सिल्वर क्रोमेट। आई बात समझ में कैसे की, तो देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन के सिमिलरली आप क्या फाइंड करोगे, देखो सिमिलरली फाइंड कर लो फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ किसका आएगा AgBr, कितना चाहिए Ag प्लस कंसंट्रेशन ग्रेटर देन Ksp, तो Ksp कितना था उसका 13 मोलर। सिमिलरली किसके लिए चाहिए AgA के लिए फाइंड कर लो, सबसे लो कंसंट्रेशन किसको चाहिए
Ag प्लस जाएंगे तो ये कंसंट्रेशन हो जाएगा आपका 1.8 पॉइंट कितना 3 इंटू 10⁻17 मोलर। अब मेरे को बताओ सिल्वर क्रोमेट को प्रेसिपिटेट करने के लिए कितना चाहिए G प्लस कंसंट्रेशन 10⁻6 मोलर। AgCl को प्रेसिपिटेट करने के लिए क्या चाहिए 10⁻10 मोलर। एक्सपोनेंट देखो सीधा, सब साइंटिफिक है उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इसमें कितना एक्सपोनेंट देगा -13 मोलर, इसमें कितना एक्सपोनेंट देगा -17 मोलर। आप खुद से बता दो किसके चाहिए लो कंसंट्रेशन। तो जब आप ड्रॉप वाइज आप ग्रेजुअली ऐड करोगे AgNO3 तो विच वन विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, मतलब प्रेसिपिटेशन का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहले कौन आएगा Ag है, उसका हो जाएगा AgBr, उसका होगा AgCl, सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा Ag2CrO4, मतलब लास्ट में कौन जाएगा सिल्वर क्रोमेट। फर्स्ट कौन जाएगा, आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन सॉल्व विल प्रेसिपिटेट लास्ट, लास्ट में कौन जाएगा सिल्वर क्रोमेट, और सबसे फर्स्ट कौन जाएगा सिल्वर आयोडाइड। पकड़ लोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना, आपको ये वैल्यू फाइंड करना है कि किस पॉइंट के बाद सबका प्रेसिपिटेशन बिगिंस होगा। तो लिटरली देखो तो आयनिक प्रोडक्ट सॉल्वेंटी प्रोडक्ट के इक्वल ही करके आप सॉल्यूशन कर लो, लेकिन वो जो सॉल्यूशन में आपने कंसंट्रेशन फाइंड किया वो सैचुरेटेड के लिए, उससे जैसे आप एक्सीड करोगे तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, प्रेसिपिटेशन आपके बिगिंस होगा स्टार्ट होगा, तो उसी पॉइंट पे जाकर आपको वर्क करना है, अब कर लोगे यहाँ पे। आई बात समझ में। अब देखो ये सब बता दिए थे ना, ये सब हो गया था, आपका बफर हो गया था। अब एक पॉइंट और बताते सुनो, नोट करके लिख लो। देखो आपने देखा होगा एक होता है क्या, देखो यहाँ पे ग्रुप 1 ग्रुप 2 होता है, ये जब आप बेसिक रेडिकल्स पढ़ते हो एसिडिक रेडिकल्स पढ़ते हो, एक होता है बेसिक रेडिकल्स एक होता है एसिडिक रेडिकल्स। तो बेसिक रेडिकल्स में होता है कैटायंस। अब बेसिक रेडिकल्स में जाएंगे तो ग्रुप 1 में होता है, तो ग्रुप 1 में होता है कौन कौन, देखो ग्रुप 1 में होता है आपका Ag प्लस, ग्रुप 1 में कौन होता है Ag प्लस, उसका बाद होता है लेड 2 प्लस, उसका बाद मरकरी होता है G22 प्लस भी होता है। ये सब क्या करता है देखो, इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए आप एक्वस सॉल्यूशन किसका किसको पास करते हो आप, रिएजेंट होता है क्या होता है HCl, तो क्या होता है प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है सबका। अब क्या होता है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर डिसॉल्व हो गया आपका हॉट वाटर में, हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं वहां पे कौन है Pb2 प्लस। नहीं क्यों ऐसा प्रैक्टिकल, क्योंकि नहीं प्रैक्टिकल ये सब, ये होता है Ag प्लस Pb2 प्लस Ag22 प्लस, अगर सबका क्या होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व इन द हॉट वाटर इट मींस देयर मस्ट बी Pb2 प्लस। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आपका हॉट वाटर में क्या होगा इनसॉल्युबल होगा, लेकिन अमोनिया के एक सॉल्यूशन में सॉल्युबल होगा, तो इट मस्ट बी Ag प्लस, सिल्वर नाइट्रेट होता है ना तो Ag प्लस होना चाहिए। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आपका कलर ब्लैक हो जाएगा, सॉल्युबल नहीं होगा कलर ब्लैक हो गया, तो उसका मतलब होता है मर्क्यूरस है Ag2 प्लस। आई बात समझ में। Ag2 प्लस क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है किसके प्रेजेंस में, अमोनिया के प्रेजेंस में, मरकरी ग्रे कलर होता है ना उसी के चलते ब्लैक कलर हो जाता है सॉलिड्स का। ये सब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, थोड़ा पढ़े लिखे इंसान है तो जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो बता देंगे कभी। तो ग्रुप क्या लिए 1 लिए, आप बताइए ग्रुप 2 में क्या आता है देखो, ग्रुप 2 में बहुत होता है लेकिन एक सिंपल पढ़ाऊंगा आपको, कैडमियम 2 प्लस होता है इसी में, कोबाल्ट 2 प्लस होता है इसी में, एंटीमनी आर्सेनिक जितना भी लेते हैं हम लोग एंटीमनी आर्सेनिक सब किसमें होता है ग्रुप 2 में, इसमें G2 प्लस को भी काउंट करते हैं हम लोग, किसमें होता है ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 के बाद जाएंगे तो ग्रुप 3 होता है, ग्रुप 3 में क्या होता है देखो, ग्रुप 3 में होता है आपका Al3 प्लस, क्रोमियम 3 प्लस, आयरन 3 प्लस, ये सब होता है ग्रुप 3 में। ग्रुप 3 का रिएजेंट्स क्या होता है सुनो,
ग्रुप 3 को प्रेसिपिटेट करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन विद अमोनियम कार्बोनेट। तो इसका हाइड्रोक्साइड आएगा, क्या हो जाएगा बताइए, हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन होता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड आपको प्रेसिपिटेट करेगा, याद रखोगे। अब सुनो, इसमें क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए बता रहा हूँ। देखो इसमें ग्रुप 2 में क्या होता है, इसमें हम लोग H2S पास करते हैं NaCl। रिएजेंट आप क्या क्या लिए आपने, रिएजेंट आपने H2S लिए, लेकिन किसके साथ आपने लिया उसको, HCl के साथ। क्यों लेते वही पूछेगा आपसे। और देखो ग्रुप 4 में जब जाएंगे तो ग्रुप 4 में क्या होता है, देखो ग्रुप 4 में आपका निकेल जो +2 होता है, मैग्नीज जो +2 होता है, जिंक जो +2 होता है, ये सब कहाँ होता है आपका ग्रुप 4 में। ग्रुप 4 में देखो क्या लेते हैं, H2S जो लेते हैं वो बेसिक मीडियम में लेते हैं। यहाँ भी होगा मेटल का सल्फाइड ही होगा, जैसे यहाँ पे ZnS का प्रेसिपिटेशन होता है। यहाँ पे किसका प्रेसिपिटेशन होगा, तो यहाँ पे मान लो कि कैडमियम लिए कोबाल्ट का सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन होगा, या यहाँ पे मान लो कि HgS का प्रेसिपिटेशन होगा। ये सब कहाँ पे प्रेसिपिटेट होगा, ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 2 में आपने कौन सा रिएजेंट लिया, H2S इन एसिडिक मीडियम में बेसिक मीडियम। और ग्रुप 4 में आपने कौन सा रिएजेंट लिया, H2S इन बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम। तो होता है क्या, सुनो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे पूछा हुआ, सर ग्रुप 3 का रिएजेंट एक बार बोलेंगे। यहाँ पे आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, ये जो होता है अमोनियम कार्बोनेट में लेते हैं, वहां पे बफर सोल्यूशन लेके चलते हैं हम लोग, बफर सोल्यूशन आता है वो, हाइड्रोक्साइड आता है। ये सब डिटेल में नहीं, आप सिर्फ देखो अभी ग्रुप 4 पे मैं बता रहा हूँ। अभी आप जो पढ़ोगे ये ग्रुप 2 और ग्रुप 4 का कंपैरिजन करवा रहा हूँ मैं आपको। देखो KSP में पढ़ाऊंगा आपको कि ZnS का ज्यादा होता है कंपेयर टू HgS से। बताओ दोनों सेम टाइप का सॉल्ट है, ZnS having the more solubility product compared to HgS, मतलब कि ZnS को प्रेसिपिटेट करने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू रिक्वायर द लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन, और HgS को प्रेसिपिटेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन। अब देखो ना यहाँ पे KSP लेस है ना इसका, तो इसको चाहिए लो कंसंट्रेशन, इसको चाहिए हाई कंसंट्रेशन। तो देखो हाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ ZnS। सॉल्विटी किसका ज्यादा होगा, ZnS या HgS में। अगर ग्रुप 2 और ग्रुप 4 का सल्फाइड को अगर कंपेयर करेंगे सॉल्विटी, तो सॉल्विटी किसका ज्यादा होगा, ग्रुप 4 का, क्योंकि उसका हाई मोलर कंसंट्रेशन सल्फाइड आयंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ ZnS। Therefore H2S is passed through बेसिक सॉल्यूशन या एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। क्यों बेसिक सॉल्यूशन देंगे, तो देखो इन एसिडिक, देखो इन एसिडिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन में H2S को जैसे डिसोसिएट करोगे तो ये किस में जाएगा आपका 2H प्लस प्लस सल्फाइड आयन। एसिडिक सॉल्यूशन देंगे तो एसिडिक सॉल्यूशन आपका क्या करेगा, H प्लस देगा और क्या देगा, क्लोराइड। बेटा बताओ यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट, इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड। यहाँ पे सल्फाइड का कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा। अब बताइए तो लो कंसंट्रेशन किसको किसको प्रेसिपिटेट करने के लिए आप सेलेक्टिव लोगे, ग्रुप 2 को या ग्रुप 4 को। देखो मेरे को पता है कि ग्रुप 4 और ग्रुप 2 में सल्फाइड प्रेसिपिटेट होता है, ग्रुप 2 और ग्रुप 4 में क्या होता है, सल्फाइड। आप क्या करेंगे कि दोनों का रिएजेंट कॉमन होता है, दोनों का रिएजेंट क्या होता है, H2S।
अब H2S पास करेंगे तो दोनों का प्रेसिपिटेशन का चांस होगा साइमल्टेनियसली। आपको सेलेक्टिवली ग्रुप 1 को, ग्रुप 2 को प्रेसिपिटेट करना है तो ग्रुप 4 को। अगर सेलेक्टिवली आपको ग्रुप 2 को प्रेसिपिटेट करना है तो H2S पास करोगे, लेकिन आप लोग एसिडिक मीडियम में, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू आप सल्फाइड का कंसंट्रेशन क्या करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। दैट विल नॉट प्रोवाइड द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन टू इंश्योर द प्रेसिपिटेशन ऑफ Zn2+। अगर मैं आपको बोलूंगा इसमें Zn2+ भी है और इसमें मर्करी का +2 भी है, आप सेलेक्टिवली मेरे को HGS प्रेसिपिटेट करवाओ तो आप H2S तो लोगे, लेकिन आप लोग एसिडिक मीडियम में, जो सेलेक्टिवली किसको प्रेसिपिटेट करेगा, HGS को, किसको छोड़ देगा वहां पे, Zn2+ को। आई बात समझ में? एसिडिक मीडियम में H2S पास करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा। दैट विल इंश्योर द प्रेसिपिटेशन ऑफ सल्फाइड ऑफ ग्रुप 3 या ग्रुप 4, ग्रुप 2 या ग्रुप 4, ग्रुप 2 कर लेंगे। अब देखो बेसिक मीडियम में लेंगे तो क्या हो जाएगा कि H2S आपने लिया, H2S क्या होगा, डायबेसिक एसिड होता है, +2 में जाएगा और क्या जाएगा, ये सल्फाइड जाएगा। अब बेसिक मीडियम जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप लोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी किस में जाएगा आपका, NH4+ में जाएगा और किस में जाएगा, OH- में। We know that H plus OH- combine to give the water. Equilibrium will favor in forward or backward direction. Forward direction that ensure the high concentration, yellow concentration. High concentration that ensure the precipitation of group 4. आई बात समझ में? तो आपको पूछेगा ये क्वेश्चन, देखना है बहुत क्वेश्चन इसमें दिया आपको ग्रुप 4 ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 4 ग्रुप 2 का रिएजेंट क्या होता है, H2S। फॉर द ग्रुप 2 you have to provide the H2S in acidic medium। ग्रुप 4 precipitation you have to pass the H2S in basic medium। इसका क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, लेकिन आपका लेवल का चीज नहीं है वो। आपको मैंने ग्रुप इन्फॉर्मेशन दिया, कभी क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। ये समझ में आया आपको? यहाँ पे क्या करेगा, ये कंबाइन करके क्या बना देगा आपको, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएगा आपका, ये और ये कंबाइन करके क्या बना देगा, वाटर। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस। सल्फाइड आयन का हाई कंसंट्रेशन किसको प्रेसिपिटेट करने के लिए चाहिए, ZnS का। तो ZnS को प्रेसिपिटेट करने के लिए आप H2S किस में पास करोगे, बेसिक में। और फॉर द कैडमियम सल्फाइड, कोबाल्ट सल्फाइड, ये सब प्रेसिपिटेट करने के लिए सल्फाइड किस में पास करोगे, एसिडिक मीडियम में। आई बात समझ में? अब इसमें हमें से याद रखना कि सॉल्बिडिटी ग्रुप 2 ग्रुप 4 में जाएंगे तो किसका सल्फाइड का सॉल्बिडिटी ज्यादा होगा, ग्रुप 4 का। तो आपको देखना वहां पे एक नीट का क्वेश्चन मिलेगा, सॉल्बिडिटी मैं बता रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले सोडियम सल्फाइड जो होता है वो तो ग्रुप अल्कली मेटल का सल्फाइड है। अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल का सल्फाइड सॉल्युबल होता है। फिर से सुनो, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल का सल्फाइड वाटर में सॉल्युबल होता है, रिमेनिंग जितना भी सल्फाइड होता है इनसॉल्युबल होता है। डी ब्लॉक का सल्फाइड लो, इनसॉल्युबल। पी ब्लॉक का सल्फाइड लो, इनसॉल्युबल। सॉल्युबल सल्फाइड होता है सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, और किसी में नहीं। सोडियम सल्फाइड लो, सॉल्युबल होता है। कैल्शियम सल्फाइड लो, सॉल्युबल होता है। कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे सॉल्बिडिटी सबसे अधिक किसका होगा, अगर मान लो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में से किसी भी मेटल का अगर सल्फाइड लेगा तो उसका सॉल्बिडिटी सबसे ज्यादा कर देना, और उसके बाद आपका ग्रुप 2 और ग्रुप 4 में कंपेयर करवाएगा। तो ग्रुप उसका क्या होगा, ZnS, और उसका क्या होगा, HGS। यहाँ पे KS भी नहीं दे देगा, आपको बोले डायरेक्टली आप सॉल्बिडिटी का रिलेशन बताओ, तो नहीं बता दोगे, किसका ज्यादा होगा, ग्रुप। देखो अल्कली मेटल का, अल्कलाइन अर्थ मेटल को तो साइड करके रखना। आप ग्रुप 2 ग्रुप 4 में जाएगा तो किसका सॉल्बिडिटी ज्यादा होगा, ग्रुप 4 का। सबसे कम किसका, ग्रुप। कर लेंगे। आई बात समझ में? तो ग्रुप 2 में कौन था, समझ में आ गया? जिंक याद रखोगे ना, क्वेश्चन बन जाएगा। कर लेंगे। यही था क्वेश्चन आपका बताने के लिए, जो था आपका सॉल्बिडिटी प्रोडक्ट बता दिए। चलो नेक्स्ट लिखो। देखो नेक्स्ट, इंडिकेटर थ्योरी बता दे, नहीं पूछता, नीट में नहीं आता क्वेश्चन। जे एडवांस में भी कुछ, जे एडवांस में क्वेश्चन होता है, मेन में तो नहीं आया तब। बता दे इंडिकेटर थ्योरी। जो जेई मेन के लिए प्रिपरेशन करते हो ना, वो पर्सनली आके पूछ लेना इंडिकेटर थ्योरी, ठीक, बता देंगे, यहाँ पे नहीं पूछता। चलो बंद करें टॉपिक को, चलो बंद।